हाय, सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसी सर्किट्स एंड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लास्ट मोमेंट रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 2 साल के पीवाईक्यूज पे हम नजर घुमाएंगे कि कौन से टाइप के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, एसी सर्किट्स का जो हमारा ये वीडियो है, ये सबसे कम वॉच्ड वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट का। ओके, यूजुअली आपने देखा होगा ये वीडियो ऐसा है, वो वीडियो ऐसा है, लोग अपर वाला एंड बताते हैं, बट मैं आपको बता दूं एसी सर्किट सबसे लोएस्ट वॉच्ड वीडियो है। इसका रीजन ये है, एसी सर्किट्स एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, एक एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड चैप्टर है। अगर आप इसको बोर्ड्स लेवल पे करने का प्रयास करोगे तो थोड़ा सा, वैसे क्या होता है, फिजिक्स एक ही है, आप इसका करो या उसका करो चल जाता है, बट यहाँ पर थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं। जब आप बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो तो एक अलग मेथोडोलॉजी लगती है, जब आप एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो तो एक अलग मेथोडोलॉजी लगती है। तो अगेन एसी सर्किट्स कॉन्सेप्चुअली समझना थोड़ा सा अलग होता है, एंड यहाँ मैंने वो कोशिश की है, बट काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लगा है ये क्या चल रहा है, ये कैसे है, कौन से पेज नंबर पे ये दिया हुआ है। सो फिर ऐसे तो कुछ टॉपिक्स नहीं समझे जा सकते हैं पेज नंबर ढूंढते ढूंढते। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम अगेन एसी सर्किट्स को भी हम क्वेश्चन आंसर वाइज पूरा का पूरा कवर कर पाए, डेरिवेशंस इसकी हम देख पाए, कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हम यहाँ से समझ पाए। ओके, सो आज की कोशिश हमारी यही रहेगी, बट स्टिल मैं आपको पहले से ही अवेयर कर दूं कि ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा अलग है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस यहाँ से कैसे टाइप के पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको टाइप बता दूं, यहाँ पे टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है आई थिंक। सो दिस इज 2025। ओके, ये 2025 है एंड वो 2024 है। ओके, सो दिस इज 2025, दिस इज 2024। तो एक न्यूमेरिकल है और यहाँ पे एक्सप्रेशन पूछा है इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट का। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एंड इसके बाद 2025 में एक अगेन न्यूमेरिकल है एंड पावर का हमसे डेरिवेशन पूछा गया है। सो लेट्स स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस अदरवाइज आप लोग मिस कर देते हो, फिर बोलते हो यार चैनल पहले क्यों नहीं मिला था। ओके चलिए सो स्टार्ट करते हैं। एसी सर्किट का मतलब क्या होता है या डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो। जब भी हमारा जो ईएमएफ है, जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं, वो हमारे ऑल्टरनेटिंग नेचर का है। कौन से नेचर का है? जब भी हमारा ईएमएफ हो या फिर करंट हो, उसका नेचर ऑल्टरनेटिंग है। ओके, ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है थोड़ी देर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, बाकी की देर नेगेटिव क्वाड्रेंट में। तो जब उसका नेचर या तो ईएमएफ का या तो करंट का, जब हमारा ऑल्टरनेटिंग नेचर का है, ऐसे सर्किट को कहा जाता है एसी सर्किट। चल, पीक वैल्यू क्या होती है आपको पता है। एसी सिग्नल हमारे गवर्न होते हैं बाय द इक्वेशन E इज इक्वल्स टू दी ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर ये जो ई नॉट होता है यही होती है हमारी पीक वैल्यू। क्या होती है? यही होती है हमारी पीक वैल्यू। सो आपका वोल्टेज का इक्वेशन ऐसा है और आपके करंट का इक्वेशन यहां से ऐसा है। सो दोनों में ये जो पहला वाला टर्म है जो हम ऑसिलेशंस में पढ़ते थे, सो ऑसिलेशंस में हम लोग क्या पढ़ते थे कि x इज इक्वल टू दी ए साइन ऑफ ओमेगा टी। आई होप आपको याद होगा, जहां पर ए हमारा एम्पलीट्यूड होता था, एंड एम्पलीट्यूड का मतलब भी वही होता था मैक्सिमम वैल्यू। तो पीक वैल्यू क्या होती है? द पीक वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड द पीक वैल्यू। एंड पीक वैल्यू हमारे एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए फिक्स होती है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको कहते हैं हम पीक वैल्यू। चल, सो यहाँ पर पीक वैल्यू का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पर हमारी वैल्यूज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है एसी सर्किट्स में। इस वजह से हम लोग आरएमएस वैल्यू को कंसीडर करते हैं। आरएमएस वैल्यू के ऊपर मेरी डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो है, आप कभी भी देख सकते हो। बट यहाँ पे बात क्या है, देखो, एसी सिग्नल हमारे चलते हैं साइन वेव के फॉर्मेट में। कैसे चलते हैं? चलते हैं साइन वेव के फॉर्मेट में। जैसे हम कहते हैं x इज इक्वल्स टू दी ए साइन ऑफ ओमेगा टी, वोल्टेज के लिए कहते हैं E इज इक्वल्स टू डी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम हमारा कुछ इस प्रकार से होता है कि आधी देर मेरी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, आधी देर मेरी वैल्यूज यहाँ से नेगेटिव हैं। सो आधी देर वैल्यूज हमारी पॉजिटिव हैं, आधी देर वैल्यूज हमारी यहाँ से नेगेटिव हैं। सो पॉजिटिव और नेगेटिव होने के वजह से यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मुझे एक साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालना है
मुझे क्या निकालना है, ये आपसे एमसीक्यू में सवाल पूछा जा सकता है। एक साइकिल में अगर मुझे एवरेज वैल्यू यहां से निकालना है, सो एवरेज वैल्यू मेरा आ जाता है यहां पर 0 के बराबर, बिकॉज आधी देर मेरी वैल्यूज पॉजिटिव है, आधी देर वैल्यूज नेगेटिव हैं, सो फाइनल आंसर हो जाता है एवरेज यहां पे 0 के बराबर। तो इसी वजह से हम लोग एक अलग सिस्टम यूज करते हैं जहां पर हम आरएमएस करंट को लेके आते हैं। सो आरएमएस करंट का मतलब होता है आप करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लो। सो ये चीज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देख चुके हैं। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी यही प्रॉब्लम था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लॉजिक कैसा है, केटीजी में हमारा गैसेस का अगर मैं बात करूं, सो गैसेस हमारी कंटिन्यूसली रैंडम स्टेट ऑफ मोशन में होती हैं। ओके, यहां से वहां जाएगा, वहां से यहां जाएगा और हाई स्पीड पे चलती हैं। तो अगेन आधे इंस्टेंट में वहां थी, आधे इंस्टेंट में यहां थी, तो वहां पर भी हमारी जो एक मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी होती है वो 0 के बराबर होती है। सो केटीजी में भी हम लोग क्या करते हैं, आरएमएस वेलोसिटी ही कंसीडर करते हैं। तो अभी आरएमएस का यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा अजीब होता है, बट मैं आपको एक मेरा डेफिनेशन बता के दिखाता हूं, तो जो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी होगा। आरएमएस वैल्यू बेसिकली क्या है, आरएमएस वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जब हमारी एसी वैल्यू और हमारी डीसी वैल्यू मिल जाती है। आरएमएस वैल्यू क्या है, हमारी एक ऐसी वैल्यू है, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स को कभी कभी ऐसे वे में पढ़ते हैं कि पैरेलल लाइंस, दो ऐसी लाइंस हैं जिनकी लव स्टोरी कभी खत्म नहीं हो पाई। उसी प्रकार से इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ऐसी लाइंस हैं कि जब वो लाइंस बन रही थी तो उनको लगा था कि बस अभी इस पॉइंट पे हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, बट अफसोस दुख पीड़ा यही है कि उसके बाद वो लोग कभी वापस से मिलते नहीं हैं। ओके, सो इंटरसेक्टिंग लाइंस की ऐसी कहानी होती है। तो आप इसको एसी और डीसी समझ सकते हो कि एसी सिग्नल्स की अपनी दुनिया है, डीसी सिग्नल्स की अपनी दुनिया है। सो एक पॉइंट होती है जहां पर वो लोग मीट करते हैं, उसी वैल्यू को कहते हैं हम लोग आरएमएस वैल्यू। सो आरएमएस वैल्यू बेसिकली क्या हो जाती है, आरएमएस वैल्यू हो जाती है डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू। आरएमएस वैल्यू इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू। ओके, तो ये आपका हो जाता है मेरा डेफिनेशन, एंड इट इज फिजिक्स के सेंस में एक्सेप्टेड डेफिनेशन। आरएमएस वैल्यू इज द डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू। बट अब आप डेफिनेशन देखोगे तो ये क्या है, सेम अमाउंट ऑफ हीट गिवन इन अ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द अल्टरनेटिंग करंट, सेम रेजिस्टेंस सेम टाइम, कोई भी पागल हो जाएगा। तो अगेन आरएमएस वैल्यू के पीछे की जो फिजिक्स है वो फिजिक्स हमारी ये होती है कि देखो, अब मुझे पता है अल्टरनेटिंग सिग्नल मेरा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो मुझे ये डायरेक्शन वेरेक्शन नहीं चाहिए, बिकॉज जो मेरे डीसी सिग्नल्स होते हैं, सो डीसी सिग्नल के पास कभी भी हमारा डायरेक्शन नहीं होता है। सो डायरेक्शन नहीं होता है, और अगर मुझे यहां से डायरेक्शन हटाना है तो हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग फिजिक्स में एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, और वो हमारी इस फॉर्मूला से हमको मिल जाती है, जो है हीट इज इक्वल्स टू दी आई स्क्वायर आर टी के यहां से बराबर। चलिए, तो T का मतलब होता है समय, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, I का मतलब होता है I स्क्वायर। तो फॉर एग्जांपल मैं एक डीसी सर्किट यहां पे कंसीडर करता हूं, जिसमें मैं थोड़ी सी हीट यहां पे कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो चेक करता हूं। ओके, सो I है यहां से जो करंट बह रहा है, R है यहां पे जो रेजिस्टेंस है, T समय के लिए मैंने हीट दी है, और मैं वो हीट की वैल्यू यहां पे मेजर करता हूं। समझो वो हीट का वैल्यू मुझे आ रहा है 10 जूल के बराबर। कितना आ रहा है, 10 जूल के बराबर। अब मैं क्या करता हूं, यही सर्किट कंसीडर करता हूं, क्या करता हूं, यही सर्किट कंसीडर करता हूं यहां से, जिसमें अभी मैं यहां से एसी सर्किट लगा देता हूं, यानी एसी वोल्टेज लगा देता हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी हीट वापस से सेम हीट निकालने का प्रोसेस करते हैं कि ये सर्किट में मैं ऐसे क्या करूं जिसमें मुझे हीट 10 जूल ही मिले। तो करंट तो अगेन यहाँ पे आधी देर पॉजिटिव है, आधी देर नेगेटिव है, तो जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अगर इसका मैं स्क्वायर ले लूं तो स्क्वायर तो कभी भी पॉजिटिव होता है। स्क्वायर क्या होता है, किसी भी चीज का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो मेरा जो डायरेक्शन का प्रॉब्लम है वो तो रिजॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कुछ मेहनत करते हैं, एंड हमें पता चलता है कि अगर यहाँ पे मैं आरएमएस वैल्यू डालता हूं, ओके, क्या डालता हूं, आरएमएस वैल्यू करंट की डालता हूं, तो मुझे यहां से क्या होता है, मुझे हीट का आंसर सेम ही मिलता है। ओके, सो एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि अगर मैं करंट के जगह यहां से आरएमएस वैल्यू डालता हूं तो मुझे आंसर सेम मिलता है। अब मैंने आपको फिजिक्स बता दी,
अब आप टूटी फूटी भाषा में भी लिखोगे तो एग्जामिनर को समझेगा कि आपको फिजिक्स समझ गई है, ओके। नहीं तो अगर मैं आपको सीधा बताता तो आप बोलते सर क्या करा रहे हो, आरएमएस वैल्यू में ये सब कहां पर आ गया। तो देखो आपको इसेंशियली क्या करना है, हीट इज इक्वल टू दी आई स्क्वायर आर टी का ही आपको डेफिनेशन लिखना है और कुछ भी नहीं। आप पढ़ के देखो। कांस्टेंट करंट व्हिच प्रोड्यूसेस द, कांस्टेंट करंट मतलब आपका डीसी करंट होता है, व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम is as produced by an alternating current when flowing through the same resistance from the same time. ओके तो मुझे समझाने में लग गए आई होप 3 से 4 मिनट। कुछ लोग वीडियो बंद करके चले गए होंगे कि अरे ये क्या है, ऐसा है वैसा है, बट इट्स ओके, ओके चलेगा। फिजिक्स तो यही है, हम एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है आपकी मर्जी है। चलिए आ जाते हैं रिएक्टेंस के ऊपर। सो रिएक्टेंस हमारा क्या होता है, देखो डीसी सर्किट्स की दुनिया में वी हैव सम रेजिस्टेंस, ओके, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है एसआई, यूनिट होता है ओम। उसी प्रकार से एसी सर्किट की दुनिया में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस आपका रेजिस्टेंस ही है, बट कौन से दुनिया में है, एसी सर्किट में है। तो देखो जैसे रेजिस्टेंस का डेफिनेशन होता था ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द फ्लो ऑफ एसी बाय द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस, करंट के फ्लो होने में जो ऑपोजिशन है उसी को हम रिएक्टेंस कहते हैं। दैट्स इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, सो इम्पीडेंस का मतलब होता है, देखो अभी अभी तक हमने क्या समझा है, अभी अभी तक हमने समझा है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टर्म हम लोग कब यूज करते हैं, जब अपन बचपन वाले सर्किट सॉल्व कर रहे हो जिसमें डीसी एलिमेंट्स का यूज है। रेजिस्टेंस को ही एसी सर्किट वाले एलिमेंट्स में हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस, ओके, रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें रेजिस्टेंस बताना हो किसी एसी सर्किट का। तो एक क्वांटिटी होती है इंपीडेंस जिसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, क्या आती हैं, दोनों चीजें आ जाती हैं। सो इंपीडेंस का मतलब क्या होता है, आपका टोटल रेजिस्टेंस, वो डीसी का भी आ गया वो एसी का भी आ गया। सो इंपीडेंस बेसिकली आपका हो जाता है रिएक्टेंस भी आ गया प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आ गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंपीडेंस, बिकॉज आपने एसी वाली चीज को भी ऐड कर दिया, डीसी वाली चीज को भी ऐड कर दिया। सो आपने ऐसा करके कुछ फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा होगा जिसमें एसी और डीसी दोनों का हम रिजल्टेंट निकालते हैं। सो वो रिजल्टेंट बेसिकली हो जाता है इंपीडेंस। तो इस वजह से हम उसको बोलते हैं कि ये टोटल ऑपोजिशन है। अगर किसी को भी अभी इस समय पे ऐसे डिजायर आ रहा है कि सर एसी सर्किट्स मुझे समझ रहा है और सर अच्छे से समझ रहा है, कुछ मुझे आप बताओ कि मैं थोड़ा सा और इनहेंस कर पाऊं, यूट्यूब पे सर्च करो रेजिस्टेंस वर्सेस रिएक्टेंस वर्सेस इंपीडेंस आरजी लेक्चर्स, ओके। चलिए एक बार देख लेना। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, सो पावर फैक्टर ऑफ एनी सर्किट इज डिफाइंड एज कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द सर्किट करंट। सो पावर फैक्टर के अगेन बहुत सारे टर्म्स हो जाते हैं। सो पावर फैक्टर की हमारी अगेन बहुत सारी फॉर्मूलाज हो जाती हैं। सो पावर हमारा क्या हो जाता है, एवरेज पावर हमारा हो जाता है यहां से ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई के यहां से बराबर क्या हो जाता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई के बराबर। तो ये जो कॉस ऑफ फाई है, ओके, इसको हम लोग कहते हैं हमारा पावर फैक्टर। क्या कहते हैं, कॉस ऑफ फाई को हम कहते हैं हमारा पावर फैक्टर। तो वही है आपका इज डिफाइंड एज द कोसाइन, बिकॉज कॉस फाई को हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर, ओके। चलिए तो यही है आपका बेसिक सा टर्म, बट इन लोगों ने डेफिनेशन आपका बताया है जो फेजर बनता है उसके टर्म्स में। तो अभी अगेन वो हम थोड़ी देर में उसके ऊपर आएंगे। चलिए वेटलेस करंट क्या होता है, काफी लोगों ने ये शब्द सुना ही नहीं होगा, तो आप लोगों को पता होगा। अगर आपके पास एक इंडक्टिव सर्किट है या आपके पास एक कैपेसिटिव सर्किट है तो उसमें एवरेज पावर आपका 0 होता है, ओके, 0 पावर होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर आपके पावर कंजम्पशन नहीं करते हैं, एवरेज पावर वहां पे 0 होता है। तो ये उसी से रिलेटेड टर्म है। व्हेन एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज 0, तो जब ये आपका एवरेज पावर कितना है, जब आपका एवरेज पावर यहाँ पे 0 के बराबर है, तो जो करंट तब बहता है उस करंट को कहते हैं हम लोग वेटलेस करंट, एज देयर इज नो वर्क डन, ओके। चलिए उसके बाद आ जाती है एक एंटिटी यहां से फेजर। सो देखो डीसी की दुनिया में हमारे पास डायरेक्शंस नहीं होते थे। हम कहते थे बैटरी 5 वोल्ट का वोल्टेज दे रही है, हम कहते थे रेजिस्टेंस इतना है। एसी की दुनिया में हमारे पास डायरेक्शन है, कुछ देर हम पॉजिटिव होते हैं, कुछ देर हम नेगेटिव होते हैं। और फिजिक्स का नियम है
जब जब डायरेक्शंस पिक्चर में आते हैं तो हम लोगों को वेक्टर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? जब जब डायरेक्शंस पिक्चर में आते हैं तो हमको वेक्टर बनाना पड़ता है। सो फेजर्स हमारे वेक्टर्स ही हैं, बट रोटेटिंग वेक्टर्स हैं। सो रोटेटिंग वेक्टर्स का मतलब क्या है? तो इस पूरे चैप्टर में हमारा लफड़ा चलता रहेगा बिटवीन द करंट एंड द ईएमएफ। कभी हम बोलेंगे करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, कभी हम बोलेंगे वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 30 डिग्री। तो ये झगड़ा चालू रहेगा। तो इस वजह से हम लोग उनके वेक्टर्स को रोटेट करते रहते हैं, दर्शाने के लिए कि कौन आगे है कौन पीछे। सो रोटेटिंग वेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वालिटी वेरिंग साइनसॉइडली विद टाइम इज कॉल्ड द फेजर, एंड उसी के डायग्राम को हम कहते हैं फेजर डायग्राम। चलिए, रिएक्टेंस क्या होता है? सो इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं एसी सर्किट में, एक है इंडक्टर। सो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, तो अभी देखो इंडक्टर आपका एसी एलिमेंट हो गया, तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करते हैं, रिएक्टेंस वर्ड यूज करते हैं। तो इंडक्टर के रिएक्टेंस को कहते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, चलिए, तो इसका हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाता है, बट यहां तो डेफिनेशन लिखना है। द ऑपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब बेसिकली वही आपका सबका ऐसा यूनिट ओम्स ही है। ये भी आपका 20 ओम्स है, इसका भी आपका 20 ओम्स है। सो ओम ही है ऐसा यूनिट। तो इधर आपको रेजिस्टेंस का ही डेफिनेशन है, द ऑपोजिंग नेचर टू द फ्लो ऑफ करंट। ओके, रेजिस्टेंस भी तो वही होता है, द ऑपोजिशन विच इज प्रोवाइडेड टू द फ्लो ऑफ करंट, राइट? ठीक है, चलिए, एडमिटेंस क्या है? सो एडमिटेंस हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ हमारा यहां से इंपीडेंस। सो अब देख सकते हो हमको बेसिक्स करने में ही, यहाँ पे डेफिनेशंस करने में ही ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट यहाँ पर लग गए। सो मैंने बहुत ज्यादा इनको डिटेल में ही समझाने का प्रयास किया है, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से भी काफी वैरायटी में चीजें पूछी जाती हैं। ओके, चलिए, सो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़े से पहले ग्राफ देखते हैं, थोड़े से छोटे छोटे सवाल यहाँ पे देखते हैं। चलिए, तो देखो हमारा जो एक्सेल का फॉर्मूला है, तो एक्सेल का फॉर्मूला क्या है? एक्सेल का फॉर्मूला हमारा हो जाता है ओमेगा इंटू एल के बराबर। ठीक है, हमारा जो एक्सी का फॉर्मूला है, सो एक्सी का फॉर्मूला हो जाता है हमारा यहां से 1 में ओमेगा सी के बराबर। आई होप आपको पता है कि दिस इज रिवीजन लेक्चर, आपको डिटेल्ड लेक्चर चाहिए। मैंने शुरुआत में ही थंबनेल आपको बता दिया, वो सेशन में पूरा एकदम जेई नीट सीईटी बोर्ड सब कवर्ड है। चलिए, जब भी हम लोग एसी सर्किट से डील करते हैं, सो एसी सर्किट्स में आपको पता है हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हम लोग इंडिया में भी कहते हैं कि इंडिया में जो हम लोगों को एसी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 50 हर्ट्ज के बराबर है। सो हमको पता है कि इंडिया में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है एसी सिग्नल्स की। सो इंडिया में हमारे एसी सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी है यहाँ से 50 हर्ट्ज के बराबर। फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ से? 50 हर्ट्ज के बराबर। तो उसी प्रकार से जब भी हम लोग एसी सर्किट से एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम लोग जैसे डीसी में एक बैटरी लगाते हैं, एवर रेडी का बैटरी लेकर आया लगा दिया, ड्यूरासेल का बैटरी लेकर आया लगा दिया, उसी प्रकार से हम लोग एसी सिग्नल्स में फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगाते हैं। तो हम पूरा का पूरा एक मशीन लगाते हैं एंड उस मशीन से हम लोग फ्रीक्वेंसी देते हैं। तो ये ओमेगा हमारी वो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे टर्म है। तो आप देख सकते हो आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को, बिकॉज ओमेगा खुद क्या होता है? सो ओमेगा खुद होता है हमारा 2 पाई एन के बराबर। उसी प्रकार से जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को। तो इनका जो ग्राफ बनता है, इनका ग्राफ कुछ इंटरेस्टिंग बनता है। इंटरेस्टिंग ऐसा बनता है कि देखो, जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो जाएगी एकदम सीधा, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो जाएगी यहां से इनवर्स रिलेशन में। सो ये हो जाता है आपका ग्राफिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंसेस। उसके बाद अगेन एक फेमस क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे सुनने में आता है कि कैपेसिटर्स हमारे ब्लॉक करते हैं डीसी को, उसके पीछे का रीजन क्या है? सो देखो, हमारा जो रेजिस्टेंस है जिसको हम रिएक्टेंस कहते हैं, तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज दिस, जिसमें ओमेगा का खुद का फॉर्मूला क्या है? सो ओमेगा का खुद का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई एफ के यहां से बराबर। अब मेरे डीसी सर्किट्स में, डीसी सर्किट्स मतलब वही जो मैं बचपन से पढ़ता हुआ आया हूं। सो बचपन से जो भी हमने डीसी सर्किट्स पढ़े हैं उसमें हम लोग सीधा बैटरी लगाते हैं 5 वोल्ट का,
और कुछ भी नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है फ्रीक्वेंसी कितना होता है डीसी सर्किट्स में, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो एफ हो जाता है 0। F0 मतलब आपका जो रिएक्टेंस है वो हो जाता है इंफिनिटी। अरे भाई रिएक्टेंस का मतलब क्या है, रिएक्टेंस का मतलब हो जाता है ऑपोजिशन, सो यहां से ऑपोजिशन कितना ऑफर किया जा रहा है, ऑपोजिशन ऑफर किया जा रहा है इंफिनिटी। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दोगे तो कहां से करंट बहेगा, ओके सो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटर हमारे क्या करते हैं, कैपेसिटर हमारे ब्लॉक करते हैं डीसी सोर्सेस को, क्या करते हैं कैपेसिटर हमारे ब्लॉक करते हैं डीसी सोर्स। सो फाइनली देखते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। चलिए सो इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखो रेजिस्टेंस आपका मैक्सिमम पावर कंसीडर करता है, ओके पावर भर भर के लेता है, हाँ इस वजह से हमको लाइट के बिल अच्छे खासे आते हैं। जबकि रिएक्टेंस के अंदर क्या आ गया, रिएक्टेंस के आ गया अंदर आपके इंडक्टर, ओके और रिएक्टेंस के अंदर आ गया आपका कैपेसिटर। सो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों क्या करते हैं, दोनों डज नॉट कंज्यूम करते हैं पावर, क्या करते हैं दोनों पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। अगेन अगर किसी को नहीं पता है ये चीज तो मैं आपको बता देता हूं हमारा फॉर्मूला क्या होता है। सो हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज पावर इज इक्वल्स टू दी हो जाता है हमारा यहां से ERMS इंटू IRMS इंटू हो जाता है यहां से कॉस ऑफ फाई के बराबर। तो चाहे मेरा इंडक्टिव सर्किट हो या चाहे मेरा कैपेसिटिव सर्किट हो, आपको पता होगा जो इंडक्टिव सर्किट है, सो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट में हमारा EMF 90 डिग्री आगे होता है, ओके सो जो वोल्टेज होता है वोल्टेज 90 डिग्री यहां से आगे होता है, क्या होता है 90 डिग्री आगे होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं E लीड्स I बाय 90 डिग्री। ओके सो इंडक्टिव सर्किट का हमारा कंक्लूजन यही होता है, हो सकता है आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लें। सो यही हमारा कंक्लूजन है कि हमारा वोल्टेज लीड्स करता है करंट बाय 90 डिग्री से, ओके तो उसी प्रकार से कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट में हमारा करंट लीड करता है, कौन लीड करता है यहाँ पे I लीड्स E बाय 90 डिग्री, ओके सो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा I लीड्स E बाय यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर। तो काट साट के दोनों सर्किट्स में हमारा सिचुएशन कैसा है, दोनों सर्किट्स का हमारा जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस है यहाँ पर हमारा 90 डिग्री के बराबर, फेज डिफरेंस कितना है यहाँ से 90 डिग्री के बराबर। अरे भाई फेज डिफरेंस 90 के बराबर है, सो कॉस ऑफ 90 कितना होता है, कॉस ऑफ 90 हो जाता है 0 के बराबर, सो एवरेज पावर भी क्या हो जाता है, हो जाता है 0 के बराबर। ओके सो अगर आपसे एग्जाम में प्रूफ पूछा जाता है कि बोलो क्यों इन दोनों का पावर 0 है, तो ये अपना यहां से मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, या जिन लोगों को समझ नहीं रहा था ये चैप्टर कुछ लोग ही कर पाएंगे, सारे स्टूडेंट्स इनिशियली जिन्होंने फिजिक्स की है अच्छे से, अगेन मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक सच बता रहा हूं। तो उससे क्या होता है आप लोग को ऐसा लगता है कई बार कि अरे मेरे में खोट है, नहीं ऐसा नहीं है, ओके मैं भी स्टूडेंट होता और अगर नहीं पढ़ाई की होती तो अगर मुझे कोई भी HC वर्मा सर भी आके पढ़ाते तो थोड़ा मुझे लगता है क्या चल रहा है भाई, तो इट्स ओके, ओके नॉर्मलाइजेशन करने के लिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं। चलिए सो हीट इज प्रोड्यूस इन द सर्किट, हीट इज नॉट प्रोड्यूस इन द सर्किट, यहाँ पे आपका हीट का लेना देना नहीं होता है बिकॉज पावर ही नहीं है, ओके चलिए डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जबकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे अपना फेज डिफरेंस नहीं होता है, रेजिस्टर में क्या होता है, रेजिस्टर में हमारा जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस 0 के बराबर होता है, एंड आपको पता है कॉस ऑफ 0 कितना होता है, कॉस ऑफ 0 1 के बराबर होता है, यानी मैक्सिमम होता है। तो इस वजह से रेजिस्टिव सर्किट आपके मैक्सिमम पावर से निचोड़ देते हैं, तभी आपको लाइट बिल भरना पड़ता है। चलिए और यहाँ पे प्योर रिएक्टेंस में आपका अभी अभी मैंने बताया फेज डिफरेंस आपका π/2 का यहाँ से फेज डिफरेंस होता है, कितना होता है π/2 का यहां से आपका फेज डिफरेंस होता है। चलिए सो आते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर हमारे जो और बेसिक से टर्म्स हैं, है ना, थोड़ा सा उनको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका पावर का डेरिवेशन जिसको हम इतनी देर से समझ रहे हैं। ओके सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स ही ले रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, बट उनको हर एंगल से कवर कर रहे हैं ताकि एमसीक्यू में आ जाए तो भी ठीक, 1 मार्क में आ जाए तो भी ठीक, 2 मार्क में आ जाए, 3 मार्क में आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
सो प्रूफ करो कि अगर मेरे पास एक आइडियल कैपेसिटर का सर्किट है, अब यहाँ पे कैपेसिटर आ जाए या इंडक्टर आ जाए, आपका सेम ही एक्सप्रेशन लगेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। डज नॉट डिसिपेट पावर, कि उसका पावर हमारा 0 होता है। सो ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो 3 मार्क्स के लिए आए तो ये डेरिवेशन करना है, 1 मार्क के लिए आए तो जो अभी आगे बताया आपको वो करना है। 1 मार्क के लिए इतना, 3 मार्क्स के लिए इतना, एमसीक्यू में आए तो सीधा टिक करके चले आना है। चलो, तो यहां पर हमारा पावर का फॉर्मूला होता है यही ERMS IRMS cos ऑफ फाई के बराबर। ठीक है, फॉर एन आइडियल कैपेसिटर, सो आइडियल कैपेसिटर के लिए क्या हो जाता है हमारा, ये वाला वैल्यू हो जाता है हमारा 0 के बराबर, बट यही इवेंचुअली हमको प्रूफ करना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारा सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि हम इसको स्टार्ट कैसा करेंगे, हम इसको स्टार्ट कुछ इस प्रकार से करते हैं। देखो, एवरेज निकालने का हमारे इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। ओके, नहीं तो आपको समझेगा ही नहीं कि आपको इसको स्टार्ट कैसा करना है। स्टार्ट कैसा करना है वो समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, तो पहले तो अभी हम थोड़ी देर के लिए वही समझने का प्रयास करेंगे कि ये एक्सप्रेशन को हमें स्टार्ट यहाँ पे कैसे करना है। चलिए, तो देखो, अगर मुझे संसार में बोला जाता है कि किसी चीज का एवरेज निकालो, समझो आप लोग वेलोसिटीज मेजर कर रहे हो, मुझे बोला गया है एवरेज निकालो, तो तरीका यही है, जितनी वेलोसिटी की रीडिंग आपने ली है उसको डिवाइड कर दूंगा बाय द नंबर ऑफ रीडिंग, विच इज इन दिस केस 3 के बराबर। बट उसी प्रकार से अगर मुझे इंटीग्रेशन के टर्म्स में किसी चीज का एवरेज लेना है, सो समझो मुझे किसी फोर्स का एवरेज लेना है इंटीग्रेशन के टर्म्स में, तो प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेट करो उसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और वही टाइम को नीचे वापस से इंटीग्रेट करो। ओके, सो ये आपका एक फॉर्मेट होता है, 0 से t 0 से t, ये आपका फॉर्मेट है एवरेज निकालने का। ओके, प्रॉपर आपका बोलते हैं ना फॉर्मेट, तो ये आपकी फॉर्मूला है, आप ऐसे समझ सकते हो। कोई भी फंक्शन का, यहाँ पे f का मतलब क्या है, f का मतलब है यहाँ पे कोई भी फंक्शन का अगर आपको एवरेज निकालना है, सो उसके लिए दिस इज द प्रोसेस। ओके, चलिए, तो अभी यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे डेरिवेशन, सो पावर एवरेज की डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर के एक्सप्रेशन से। सो इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन होता है आपका P इज इक्वल्स टू डी VI के बराबर, जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था कि पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज यहां पर क्या है, सो वोल्टेज है यहां पर हमारा E की वैल्यू कितनी है, E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है यहां पर कैपेसिटर के केस में। सो कैपेसिटर के केस में कुछ देर पहले हमने क्या देखा, कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर का हमारा सिनेरियो कैसा होता है, कैपेसिटर और वोल्टेज में 90 डिग्री का यहां पर फर्क है। ओके, सो करंट हमारा लीड कर रहा है वोल्टेज बाय 90 डिग्री। मुझे बताओ साइन और कॉस में भी कितना फर्क होता है, कम ऑन। और जिन लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग मैं जितना कराऊं उतना करके चुपचाप चले जाना। ओके, चैप्टर छोड़ने से अच्छा जितना मैं करा रहा हूं उतना कर देना। सो कैपेसिटर में यहाँ पर हमारा I लीड करता है E बाय 90, एंड आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा में से हमेशा कॉस थीटा आगे रहता है। क्या करता है, कॉस थीटा आगे रहता है। साइन थीटा आपका यहां से चालू होता है, बरोबर है ना, और कॉस थीटा हमारा यहां से चालू होता है। सो मैं करंट को इस वजह से कॉस थीटा के टर्म्स में लिखूंगा और वोल्टेज को मैंने यहाँ पे साइन थीटा के टर्म्स में लिखा। दैट्स इट, ये है मेरा पावर, इसको करना है यहाँ पे इंटीग्रेट। ये इन्होंने पहले वही सब बताया है कि कौन आगे है कौन पीछे है, हमारा बेसिक सी चीजें, हमारा पावर का जो जनरल फॉर्मूला है, बट हमको तो इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला ही फॉर्मेट लिखेंगे। चलिए, डिवाइड में है मेरे पास टाइम, टाइम का इंटीग्रल निकालना बहुत ज्यादा इजी है। सो dt का इंटीग्रल 0 से लेके t तक क्या होगा, हो जाएगा t, लिमिट्स डालनी पड़ेंगी 0 से t, विच विल बी t माइनस 0, विच इज t के यहाँ से बराबर, है ना। नहीं तो काफी लोगों को लगेगा सर आपने बोला था डिवाइड में ऐसा है, इन्होंने तो सीधा कैपिटल T लिखा है, सीधा सॉल्व करके ही इन्होंने यहाँ से लिखा है। सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ से मुझे पता है कि अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सो मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, डिवाइड कर दूंगा 2 से। सो ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है यहाँ से हमारा 2 साइन थीटा इंटू यहाँ से कॉस थीटा के बराबर। तो वही रिवर्स फॉर्मूला में यहाँ से यूज करूंगा, सो मुझे मिलेगा साइन 2 थीटा के बराबर।
निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला है, पुट करेंगे यहां से लिमिट्स। चलिए, सो लिमिट्स का यहां से कैसा लॉजिक रहेगा, लिमिट्स का हमको पता है ई नॉट आई नॉट बाय 2, तो वैसे का वैसा रहेगा cos ऑफ 2 ओमेगा टी। ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी के बराबर। स्मॉल टी के जगह क्या डालेंगे, लिमिट्स डालेंगे, हो जाएगा यहां से कैपिटल टी। माइनस में यहां से क्या हो जाएगा, cos ऑफ वापस से 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है 2 पाई बाय टी के बराबर, इंटू में हो जाएगा यहां से 0, द होल इज डिवाइडेड बाय यहां से 2 ओमेगा के यहां से बराबर। चलिए, यहां से मिलेगा मेरे पास cos ऑफ 4 पाई, यहां से मेरे पास मिलेगा cos ऑफ 0। आपको पता होगा दोनों चीजें हमारी सेम ही होती हैं। हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो 2 पाई इंटरवल्स के बाद खुद को रिपीट करता है। तो जो वैल्यू cos 0 का होगा वही वैल्यू cos 2 पाई का होगा, वही वैल्यू cos 4 पाई का होगा, वही वैल्यू cos 6 पाई का होगा। सो सेम माइनस सेम हो जाता है 0, हेंस प्रूव्ड। यही एक्सप्रेशन आपका सेम वैलिड रहेगा इंडक्टर के लिए भी, बट इंडक्टर के केस में आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको वोल्टेज को cos के टर्म्स में लेना पड़ेगा एंड करंट को साइन के टर्म्स में ही आप रख सकते हो, बट ये तो सब सेम ही रहेगा, इसमें तो आपका कुछ भी यहाँ पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, चलिए, सो फार हमने क्या क्या डिस्कस किया है, सो फार हमने यहाँ पे सारे के सारे डेफिनेशंस को काफी ज्यादा डिटेल में जाके डिस्कस किया। उसके बाद हमने पावर के डेरिवेशन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने ग्राफ नेचर को डिस्कस किया, एक छोटा सा क्वेश्चन देखा कैपेसिटर का, उसके बाद हम रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पे आए। अभी थोड़ा सा हम लोग पावर फैक्टर एंड पावर को थोड़ा सा समझने का यहाँ से प्रयास करते हैं। चलिए, वेटलेस वाली चीजें तो मैंने बता दी, वेटलेस वाली चीजें तो हमारी हो गई। मैंने आपको बताया कि फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 होता है, तो आपका कोई भी चीज कंज्यूम पावर नहीं करता है, तो ये तो मेरा हो गया। पावर फैक्टर का यहाँ पे क्या क्या है तो हम समझते हैं। पावर ना थोड़ा सा ज्यादा मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है बिकॉज उसमें वेराइटी बहुत ज्यादा है। तो आइए समझते हैं। देखो, हमने स्कूल में क्या पढ़ा था, स्कूल में हमने पढ़ा था, क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि पावर क्या होता है, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट के बराबर। पावर क्या होता है, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट के बराबर, ये हमने स्कूल में पढ़ा था। तो यहां पर भी हमारी एक्सपेक्टेशन एक प्रकार से वही रहेगी। ओके, यहां पर भी हमारी एक्सपेक्टेशन वही रहेगी कि पावर हमारा वही रहे, कि पावर हमारा रहे वोल्टेज इनटू करंट के बराबर, बट ऐसा नहीं होता है। तो जैसे हमने देखा हमारी जो एवरेज वैल्यूज होती हैं वो तो 0 होती हैं। आपका एवरेज वोल्टेज भी 0 है, एवरेज करंट भी 0 है, तो सारी वैल्यूज आपकी 0 के बराबर है। तो फिर तो सेंस ही नहीं बनता है कुछ भी करने का। तो क्या है मेजरेबल वैल्यूज, तो मेजरेबल वैल्यूज एसी सर्किट्स में आपने सुना होगा या समझा होगा, आरएमएस वैल्यूज को ही हम मेजर करते हैं। तो हमारी जो एवरेज वैल्यू हो जाती है, एवरेज वैल्यू हो जाती है यहां से ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस के बराबर। समझो, इसी इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई किया तो हो जाता है ई आर एम एस आई आर एम एस के बराबर। तो हमको लगता है, मैं कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं हमको लगता है। अरे भाई, क्या लगता है हमको, हमको लगता है कि यही वैल्यू है। ओके, हमको लगता है कि यही वैल्यू है, बट ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे हमारा cos थीटा का भी इंक्लूजन आता है। तो बेसिकली यहां से ही हमारे बंटवारे थोड़े थोड़े स्टार्ट होते हैं। सो देयर आर 3 टर्म्स। हमारा एक टर्म होता है पावर फैक्टर, एक टर्म होता है एपेरेंट पावर, एक टर्म होता है यहां से एवरेज पावर। सो मैंने वही यहां पे समझाने का प्रयास किया है कि हमको लगता है कि वही 10 स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूला को हम मॉडिफाई करेंगे। तो जो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस है, हमको लगता है, अरे हमको लगता है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसी को कहते हैं हम एपेरेंट पावर। सो एपेरेंट पावर किसके बराबर होता है, सो एपेरेंट पावर हमारा बराबर होता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस के। ओके, सो ई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय आई आर एम एस हो जाता है हमारा यहां से एपेरेंट पावर। ओके, और वो क्या है, उस पावर को हम क्या कहते हैं, उस पावर को हम लोग कहते हैं ट्रू पावर। अगर मैं पूरी की पूरी cos थीटा वाली फॉर्मूला इंक्लूड करूं तो उस फॉर्मूला में हम मिलते हैं ट्रू पावर। सो हम लोग बोलते क्या है, हम लोग कहते हैं ट्रू पावर इज इक्वल्स टू दी हमारा एपेरेंट पावर
ओके, एपरेंट पावर मल्टीप्लाइड बाय यहां से कॉस थीटा के बराबर, और कॉस थीटा को हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। ओके, सो तभी मैं पावर के ऊपर इतना ज्यादा बात कर रहा हूं इतनी देर से। यहां से कॉस हटा देता हूं मैं, बिकॉज हमको ऐसा लगता है, बट ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, एक्चुअल इक्वेशन हमारी अलग है। एक्चुअल इक्वेशन बोलती है पी एवरेज इज इक्वल टू दी ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई के बराबर। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन में अभी ट्रू पावर क्या है, ट्रू पावर है अपना पी एवरेज। एपरेंट पावर क्या है, एपरेंट पावर होता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। पावर फैक्टर क्या है यहां से कॉस ऑफ फाई के बराबर। तो देखो इससे कितना वैरायटी में घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ओके, काफी स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं होगा कि अच्छा ऐसा है क्या, क्या बात कर रहे हो, हमको तो पता ही नहीं। हमको पावर फैक्टर पता है, ये ट्रू पावर एपरेंट पावर ये लगता है बिगता है, हमको ये सब नहीं पता है। तो वही है। सो देखो अपना लिखने का तरीका ऐसा भी होता है कि पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर डिवाइडेड बाय द एपरेंट पावर। ओके, सो देखो ये कितना ज्यादा इजी डेफिनेशन हो गया। कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर। ओके, चलिए, सो दैट इज द पावर ऑफ स्टडिंग फिजिक्स कॉन्सेप्चुअली। तो वही बात है स्टूडेंट्स का, बट कितना भी उनको बोलो अपना ही रहता है, ये आएगा क्या बताओ, ओके ये करें क्या। सो ऐसा नहीं होगा, ऐसे आप फिजिक्स इतना ज्यादा अच्छे से नहीं कवर कर सकते हो। चलिए आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पर अभी हम थोड़े से प्योर क्वेश्चंस। सो यहाँ पे हमारे सिलेबस में 3 सर्किट्स हो जाते हैं। कैसे सर्किट्स हो जाते हैं, हमारे सिलेबस में 3 सर्किट्स हो जाते हैं। तीनों में से आइडियली कोई भी एक पूछा जा सकता है। ओके, पिछले साल तो एलसीआर पैरेलल सर्किट पूछा था, जो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी, बट मैं इस साल के लिए 3 सर्किट्स आपको बोल सकता हूँ कि पहला रेजिस्टर कनेक्ट किया गया है टू द एसी सोर्स। ओके, इसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है इंडक्टर कनेक्ट किया गया है टू द एसी सोर्स। ओके, और तीसरा हमसे पूछा जा सकता है कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है जब टू द एसी सोर्स। तो मैं आपको तीनों एक के बाद एक कराते जाऊंगा, सो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इनको समझने में। एंड एक्चुअल कोर आपका यही है। ओके, कोर पूरा का पूरा यही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अभी अगर हम रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो मैं यहाँ पे एक ही इक्वेशन लिखूंगा, लेट E इज इक्वल्स टू दी E नॉट साइन ओमेगा टी बी द अप्लाइड वोल्टेज। और मैं तीनों सर्किट्स की डेरिवेशन में से, मुझसे ये लोग कोई भी डेरिवेशन पूछे, मेरा पहला लाइन यही होगा, लेट E इज इक्वल्स टू दी E नॉट साइन ओमेगा टी बी द अप्लाइड वोल्टेज। ओके, let E is equals to the E naught sin omega t be the applied voltage। सो अभी मैं रेजिस्टर में किससे फेमिलियर हूं, सो रेजिस्टर मैंने सुना था 10th स्टैंडर्ड में, ओम करके एक साइंटिस्ट था, उसने मुझे समझाया था अच्छे से। सो मैं यहां पे बोल दूंगा बाय ओम्स लॉ। क्या बोलता है भाई, ओम ओम कहता है हमारा E इज इक्वल्स टू दी होता है आई आर के बराबर। I इज इक्वल्स टू दी कितना हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय आर के बराबर। E कितना है यहाँ पे, सो E है यहाँ से E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, यहाँ से है डिवाइडेड बाय R। चलिए ध्यान से देखो, अगर मैं यही एक्सप्रेशन को ओम्स लॉ से ही कंपेयर करूं, सो देखो E होता है IR के बराबर, R तो कांस्टेंट है, तो अगर इसका पीक वैल्यू लूंगा तो इसका भी यहाँ से पीक वैल्यू मिलेगा। यहीं से इक्वेशन आ जाती है I इज इक्वल टू दी आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। यानी अगर मेरे पास एक रेजिस्टिव सर्किट है, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक रेजिस्टिव सर्किट है। अब ध्यान से देखो, रेजिस्टिव सर्किट में देयर इज नो फेज डिफरेंस। ओके, रेजिस्टिव सर्किट में कोई भी प्रकार का यहाँ पे फेज डिफरेंस है ही नहीं। सो अगर आप लोग रेजिस्टिव सर्किट की बात करोगे तो यहाँ पे कुछ भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो यही रीजन था कि पावर फैक्टर भी अपना यहाँ पर फिर पावर मैक्सिमम हो जाता है। तो मैंने डेरिवेशन स्टार्ट कहां से किया, स्टार्ट किया E इज इक्वल टू दी नॉट साइन ओमेगा टी से। मुझे आंसर क्या मिला, आंसर मुझे मिला I इज इक्वल टू दी यहां से आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। तो इवेंचुअली देयर इज नो फेज डिफरेंस। तो अगर दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है तो इनका जो फेजर डायग्राम बनता है, आइडियली एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से JEE, नीट, MHT, CET तीनों में ये चीज वैलिड है। आइडियली जो हमारा यहाँ से फेजर डायग्राम मिलता है, सो फेजर डायग्राम हमारा मिलता है 2 पैरेलल लाइंस। फेजर डायग्राम में क्या मिलता है, फेजर डायग्राम में हमारे पास यहाँ से मिलती हैं 2 पैरेलल लाइंस। ओके,
सो वी गेट टू पैरेलल लाइंस इन द फेजर डायग्राम। बट बोर्ड एग्जाम्स वालों का तरीका थोड़ा अलग होता है। सो बोर्ड एग्जाम्स में थोड़ा आपको अलग तरीके से फेजर डायग्राम निकालना होता है। तो दे कंसिडर सम एक्सिस सिस्टम, और उसमें वो लोग पैरेलल लाइंस ऐसे बनाते हैं कि आई वाला फेजर आपका यहां तक गया है और ई वाला फेजर उससे थोड़ा सा लंबा जाता है, बिकॉज आपका ई इज ऑलवेज इक्वल्स टू दी आई आर, तो आपका वैल्यू हमेशा ई का ही बड़ा होगा। सो यहाँ पे ई वाला फेजर आपका यहाँ पे मिलता है, एंड दिस एंगल इज रेफर्ड टू एज दिस ओमेगा टी के बराबर। ओके, तो मैं एमएचटी सीईटी में हमेशा बोलता हूं फेज डिफरेंस 0 है। ओके, तो बात खत्म, आप सीधा यहां से दो पैरेलल लाइंस बनाओ, आपका बात खत्म हो जाता है। बट अगेन बोर्ड एग्जाम में ये चीज थोड़ी सी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने भी वैसा ही फेजर डायग्राम यहाँ पर बनाया है, राइट। सो ये ओमेगा टी एंगल है, ये है आपका आई, वो है आपका ई। बस ज्यादा डिटेलिंग इसमें आप अपने हिसाब से करो, जितना होता है सब करने यहाँ पे कंपलसरी नहीं। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ भी सेम बनेगा, दोनों साइन थीटा है। ई का ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाओ, आई का ग्राफ थोड़ा सा छोटा बनाओ। सो ये ई का ग्राफ है जो ग्रे कलर से मैंने बनाया है, ये आई जीरो का ग्राफ है थोड़ा सा छोटा। सो दोनों इन फेज हैं। ओके, इन फेज है मतलब दोनों हाई वैल्यू साथ में अचीव कर रहे हैं, लो वैल्यू साथ में अचीव कर रहे हैं। दैट्स इट, यही हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एसी सर्किट अप्लाइड टू एन रेजिस्टर। ओके, चलिए अब इंडक्टर और कैपेसिटर में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है। सो उसमें थोड़ी सी चीजें हमारी एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो फिर भी मैं यहाँ पे मेरी वाली स्लाइड्स को फॉलो कर ही रहा हूं। ओके, बट फिर भी मैं आपको अलग से समझाता हूं। तो आपसे सवाल ऐसे जाएगा, शो दैट इन एन एसी सर्किट a pure inductor the voltage is ahead of current by 90 डिग्री। ओके, सो ऐसा करके आपसे सवाल आएगा, यहाँ आएगा derive the expression for the pure inductor connected to an AC circuit। तो आपसे जो भी एक्सप्रेशन आए आपको याद रखना निकालना क्या है। वोल्टेज की इक्वेशन डालनी है, करंट निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है, ग्राफ बनाना है और उनका फेजर डायग्राम बनाना है। ओके, चलिए तो ये चार चीजें आपको कोई भी सर्किट दिया जाए, यही चार चीजें आपको फंडामेंटली करनी है। तो अभी यहां पर हमारा इंडक्टर का एक्सप्रेशन क्या है? सो इंडक्टर का एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू दी माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर, जिसमें से हम आप ऐसा बोल सकते हो कि हम मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल तौर पे। ओके, चलिए सो हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। माइनस वाइनस का ज्यादा समझने बैठोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा। आप सीधा बोलो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करते हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू दी एल डी आई बाई डी टी के बराबर। निकालना क्या है? निकालना है डी आई का टर्म। सो डी आई का टर्म एक ही जगह रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा E डिवाइडेड बाई एल टाइम्स ऑफ डी टी के बराबर। E का खुद का वैल्यू क्या है? सो E का खुद का वैल्यू है यहाँ से E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, यहाँ से है L, यहाँ से है डी आई, यहाँ से है डी टी। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं? यहाँ पे देखो, इतना तो आपको समझ रहा होगा वो वाली शक्ल देख के कि यार वहां पे भी इंटीग्रल है, वहां पे भी इंटीग्रल है, दोनों जगह इंटीग्रल हमारा यहाँ से लग जाएगा। ओके, तो कांस्टेंट आ जाते हैं इंटीग्रेशन के बाहर, E जीरो बाय एल आ जाएगा यहाँ से बाहर, साइन ओमेगा टी बन जाएगा यहाँ से माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय यहाँ से आ जाएगा हमारा ओमेगा के बराबर। क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ से हमारा ओमेगा के बराबर। सो कांस्टेंट को हम बोल देते हैं कि आपका टाइम इंडिपेंडेंट है और उसके डायमेंशंस वैसे भी करंट रिलेटेड ही रहेंगे। ओके, सो आपको पता है हम क्लास 11th के पहले चैप्टर में ही पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कहता है कि चीजों के डायमेंशन सेम होते हैं। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन ये पूरे टर्म का होगा, वही डायमेंशन इसका होगा। तो जो भी कांस्टेंट मुझे मिल रहा है उसके डायमेंशंस तो करंट के जैसे होंगे। बट इवेंचुअली वापस हमें पता है कि करंट का ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है जो टाइम इंडिपेंडेंट हो। ओके, क्योंकि आपका एसी सर्किट्स में एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम। ओके, और करंट के डायमेंशंस में टाइम नहीं आता है। ओके, सो हम बोल देंगे कि ये कांस्टेंट फिजिक्स के सेंस में पॉसिबल ही नहीं है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब साइन को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे कॉस में। ओके, यहाँ कॉस को कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे साइन में। तो देखो यहाँ पर भी यही स्टेप है, फिर अभी जो हम कैपेसिटर का डेरिवेशन करेंगे वहां पर भी वही स्टेप है। तो कैसे समझना है, कब क्या करना है? तो दिमाग में एक चीज ध्यान में रखना, जो फाइनल आंसर हमारा आता है उसमें हमको ओमेगा टी का साइन पॉजिटिव चाहिए। तो जो भी हम ये कन्वर्जन करते हैं तो वही ध्यान में रखते हुए करते हैं। सो साइन का इंटीग्रेशन होता है यहाँ से माइनस कॉस, तो यहाँ पे एक माइनस आ गया।
अब cos का मैं साइन ओमेगा टी साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी यूज करूंगा, बिकॉज फिर माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इवेंचुअली ओमेगा टी मुझे यहां से पॉजिटिव मिल जाएगा। तो आप देखो अगले स्टेप में वही चीज यहां से होती भी है। एंड दैट्स इट। मुझे यहाँ पे क्या मिला, मुझे जो करंट का एक्सप्रेशन यहाँ से मिलता है, सो करंट का एक्सप्रेशन मिल रहा है आई नॉट साइन ऑफ यहाँ से ओमेगा टी माइनस 90। मैंने स्टार्ट कहां से किया था, मैंने स्टार्ट किया था E इज इक्वल्स टू दी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से। इसका मतलब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करता हूं, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि वोल्टेज मेरा 90 डिग्री यहां पर आगे है। क्या है मेरा वोल्टेज यहाँ पे मेरा 90 डिग्री आगे है। ओके सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम मॉड ऑफ E इज इक्वल्स टू दी एल डी आई बाई डी टी से हम स्टार्ट करते हैं। निकालना di है, सो di को एक जगह रखते हैं और दूसरे टर्म्स को यहां पर भेजते हैं। E की वैल्यू डाल देते हैं यहां से ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे हो जाएगा dt, यहां से आ जाता है हमारा l। कर देते हैं इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करके आपने अभी अभी देखा हमारा रिजल्ट क्या आता है। सो वही रिजल्ट जो हमारा आता है उसको मैं डायरेक्टली यहां पर लिखता हूं। सो i का वैल्यू मुझे यहां से मिलता है आई नॉट साइन ऑफ यहां से ओमेगा टी माइनस 90 के बराबर। सो इसका मतलब वोल्टेज मेरा यहाँ पे लीड कर रहा है। इसी को इंग्लिश में यहाँ पर हम लिखते हैं E लीड्स I बाय 90 डिग्री के बराबर, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट। तो इसका हमारा ग्राफ वाफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ भी हमारा ऐसा ही बनता है कि एक का ग्राफ हमारा बनेगा साइन का। सो E तो फिक्स है, सो E के लिए तो सीधा साइन का ग्राफ यहां से आप बना सकते हो। जबकि करंट का ग्राफ हमारा कैसे बनता है, सो करंट का ग्राफ हमारा बनता है यहाँ पे, करंट का मेरा एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या आया था, तो करंट का एक्चुअल एक्सप्रेशन आया था मेरा यहाँ से कुछ ऐसा माइनस कॉस का। ओके तो हम लोग इसमें ग्राफ बनाते वक्त यहाँ पे हम माइनस कॉस से बनाते हैं, यानी कॉस का बनता ऊपर से, माइनस कॉस का बनेगा नीचे से। सो हम कुछ ऐसा ग्राफ यहाँ पर हमारा बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से देखो ये है कि अगर वोल्टेज मेरा मैक्सिमम है तो करंट मेरा मिनिमम है। मेरा वोल्टेज मिनिमम है तो करंट मेरा मैक्सिमम है। मेरा करंट मिनिमम है, सो अगेन वोल्टेज मेरा मैक्सिमम है। मतलब आगे पीछे करते करते ये लोग यहाँ पे बन रहे हैं। और इसका अगर मैं आपको सिंपलिस्टिक फेजर डायग्राम बना के बताऊं एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से, तो वो हमारा यहाँ से कुछ इस प्रकार से बनता है कि ई हमारा 90 डिग्री पे यहाँ पर आगे है। और अगर यही फेजर डायग्राम मैं आपको प्रॉपर टेक्स्ट बुक के हिसाब से यहाँ पर बना के दिखाऊं, सो टेक्स्ट बुक के हिसाब से यहाँ पे यही फेजर डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है कि हम पहले तो ऐसा कुछ बनाते हैं यहाँ पे सिस्टम पूरा का पूरा। ओके एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं हम E, यहाँ पे बनाते हैं हम I। इन दोनों के बीच का एंगल है यहाँ से 90 डिग्री के बराबर। सो टेक्स्ट बुक वालों ने बेसिकली क्या किया है, इस ओमेगा टी को भी कंसीडर करने का कोशिश किया है। तो उन्होंने हमेशा ये एक एंगल यहाँ पे ओमेगा टी कंसीडर करके ही चीजें यहाँ से बनाई है। ओके तो आप इतना ही बनाओ। इन्होंने तो बहुत सारे नाम दिए हैं, इसका लेंथ इतना है, उसका लेंथ उतना है, उतना लेबलिंग आपने नहीं भी दिया तो भी इट्स ओके, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आ जाते हैं कैपेसिटर के ऊपर। सो कैपेसिटर के लिए भी हमारा सेम ही प्रोसेस रहेगा, जैसे यहाँ पे हमने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, कैपेसिटर के लिए हम यूज करेंगे कैपेसिटर का फॉर्मूला। सो जो हमारा आ जाता है कैपेसिटर के ओरिजिनल फॉर्मूला से, C इज इक्वल टू डी होता है Q डिवाइडेड बाय V के बराबर, बट पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे हम E करके वैसे ही इंडिकेट कर रहे हैं। सो Q इज इक्वल टू डी कितना हो जाएगा C इंटू E के बराबर। E है कितना, सो E है यहाँ से हमारा E नॉट साइन ऑफ यहाँ से ओमेगा टी के बराबर, एंड दैट्स इट। हम यहीं से सीधा चार्ज करने स्टार्ट कर देंगे। सो मुझे निकालना क्या है, सो मैंने आपको बताया स्टार्ट करना है E की इक्वेशन से, निकालना है करंट, फिर बताना है फेज डिफरेंस, फिर बनाना है ग्राफ, फिर बनाना है इनका फेजर डायग्राम। तो करंट क्या होता है, सो करंट हमारा होता है डेरिवेटिव ऑफ चार्जेस dq बाई dt के बराबर। तो यहाँ पर भी हमारा वही एक्सप्रेशन हम लोग करेंगे। सो I इज इक्वल टू डी हो जाएगा यहाँ से हमारा dq बाई dt के बराबर, तो डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ से कॉस, और कांस्टेंट्स हो जाएंगे वहां पे एक साथ। उनको हम बार बार पीक वैल्यू बराबर ही बोल देंगे। हम लोग बोलेंगे कि ये जैसे हमारा ओम्स लॉ में आंसर पीक वैल्यू आया था I0,
राइट। ये एक्सप्रेशन का आंसर हमने I0 लिया था, राइट। तो इसी प्रकार से दोनों में हम लोग बार बार वही आंसर लेंगे उनका, तो एंड यहां से हम कर देंगे इसको वापस से I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी के बराबर। अब बात वही है, वापस से कॉस आया है, हाँ वापस से, और मुझे इसको वापस से साइन के टर्म्स में कंपेयर करना है, बिकॉज मैं साइन के टर्म्स में कंपेयर करूंगा तभी ही मुझे पता चलेगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो देखो इस बार हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम बोलते हैं ओमेगा टी प्लस 90 के यहां से बराबर। ओके, तो कॉस को ही साइन के टर्म्स में कन्वर्ट किया है, बट इस बार मैंने टीटा प्लस 90 लिया है, जबकि इंडक्टर के केस में मैंने 90 माइनस टीटा लिया था। तो अगेन थॉट क्या है, थॉट प्रोसेस वही है, ओमेगा टी शुड बी पॉजिटिव। ओके, तो यही चीज काफी लोगों को समझती नहीं है, बिकॉज उनको पता भी नहीं रहता है ऐसी कोई चीज है, बट मैंने आपको यहां से बता दिया। तो अभी आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। ओके, तो यहाँ पे आपका करंट डेफिनेटली यहाँ पे काफी ज्यादा आगे है। सो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ यहाँ से ओमेगा टी प्लस 90 के बराबर। सो कैपेसिटर के केस में हम कहते हैं कि I लीड्स E बाय 90 डिग्री के यहां से बराबर। इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, सो इसका ग्राफ भी अगर मैं यहां से बनाना चाहूंगा, सो मेरा करंट का ग्राफ बनेगा कॉस का, ओके, और मेरा वोल्टेज का ग्राफ बनेगा यहां से साइन का। सो दिस इज माय करंट का ग्राफ, वोल्टेज का ग्राफ बनेगा मेरा यहां से साइन का। सो अगेन आप देखोगे एक मैक्सिमम है दूसरा मिनिमम है, एक मैक्सिमम है दूसरा मिनिमम, और ये चीज हमेशा याद रखना, जो आपका एम्पलीट्यूड है वैल्यू ई का ज्यादा होगा, बिकॉज ई इज ऑलवेज आई आर के बराबर है ना, जबकि आई क्या है, आई है ई डिवाइडेड बाय आर, तो इसका वैल्यू हमेशा कम होगा। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो इन तीनों सर्किट में से आपसे कोई भी सर्किट पूछा जा सकता है, इंडक्टर पूछा जा सकता है, कैपेसिटर पूछा जा सकता है, या तो रेजिस्टर पूछा जा सकता है। एंड यही जो तीन रिजल्ट्स हैं कि इसमें ये आगे उसमें वो आगे, इन रेजिस्टर में फेज डिफरेंस 0, यही आपका एक बेस बन जाता है फॉर MHT CET। चलिए, सो इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा जो LCR का रेजोनेंस सर्किट का जो कंडीशन है, जो हमारा सर्किट है उसका डेरिवेशन। बट कुछ रीजंस की वजह से ये डेरिवेशन मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, बट नोट्स फॉर्मेट में मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, बिकॉज LCR सर्किट समझने से पहले हमको दो सर्किट्स करने पड़ते हैं, LC सर्किट एंड CR सर्किट। ओके सॉरी, LC सर्किट एंड LR सर्किट। तो पहले LC सर्किट समझना पड़ता है, देन LR सर्किट समझना पड़ता है, देन LCR सर्किट बनता है। ना हमारे सिलेबस में LC एंड LR सर्किट अलग से नहीं दिया गया है। तो मैंने वो जो आपको स्टार्टिंग में बताया, आज के सेशन की जो मैंने स्टार्टिंग की, जो मैंने बताया आपको ये वाला सेशन, इसमें एग्जैक्टली मैंने यही कोशिश की थी, एंड स्टूडेंट्स को लगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं, बट वो एक्स्ट्रा नहीं था, वो आपका फंडामेंटल था बिहाइंड द LCR सर्किट। ओके, तो अभी लास्ट मोमेंट पे फिर से अगर मैं आपको कोई चीज बताऊं, देन आप अपने हिसाब से करो, देन आपको चीजें नहीं मिले, सो कंफ्यूजन होगा। तो ये एक आध डेरिवेशन में आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, जो घुमा फिरा के पूछा जाता है, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, कब रेजोनेंस होता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो आइए उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे LCR सर्किट में जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस, वो रेजोनेंस की जो हमारी कंडीशन होती है, वो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है जब मेरा XL और XC दोनों बराबर हो जाएं, तब हम लोग कहते हैं कि यस रेजोनेंस हुआ है। ओके, तब हम लोग क्या कहते हैं कि रेजोनेंस हुआ है। दैट्स इट। XL किसके बराबर है, XL बराबर है हमारा ओमेगा L के। XC किसके बराबर है, XC बराबर है हमारा यहाँ से ओमेगा C के। यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC के बराबर। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/√LC के बराबर। ओमेगा खुद क्या होता है, 2πn के बराबर, सो हो जाएगा 2πn इज इक्वल टू यहाँ से 1/√LC के बराबर। n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2π√LC के बराबर। दिस इज रेफर्ड टू एज द रेजोनेंट कंडीशन। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंट कंडीशन। ओके, या फिर आप बोल सकते हो रेजोनेंस की हमारे कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ये वाला पर्टिकुलरली हो जाता है।
फर्दर मोर यहाँ पर दो फैक्टर्स हमारे और हैं, देख सकते हो आप, ऐसा ही प्रोसेस है यहाँ पर भी इनके बताने का। फर्दर मोर यहाँ पर हमारे दो फैक्टर्स और हैं। अगर आप एलसीआर का सीरीज में रेजोनेंस करते हो, सीरीज में, तो सीरीज में जब रेजोनेंस होता है तो हमारा करंट मैक्सिमम हो जाता है। ओके, हमारा बेस ही वो है कि सीरीज में अगर हमारा रेजोनेंस होता है तो हमारा जो करंट है वो करंट क्या हो जाता है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी पे करंट हमारा मैक्सिमम हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम यही एक्सपेरिमेंट में सीरीज कॉन्फ़िगरेशन नहीं यूज करके हम यूज करते हैं पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, सो एलसीआर में अगर हम लोग यहाँ से पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो फिर हमारा ऑपोजिट हो जाता है, हमारा करंट मिनिमम हो जाता है हमारे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। ओके, तो सीरीज एंड पैरेलल हमारे दोनों एकदम ऑपोजिट हैं, तो हमारा यही लॉजिक लगता है कि एलसीआर सीरीज रेजोनेंस पे, आपको पता है रेजोनेंस पे कोई भी चीज मैक्सिमम होती है, एंड आम दुनिया हमारी सीरीज में ही चलती है। ओके, हम लोग में हमेशा ऐसे ही फ्लो में ही हम चीजें करने का प्रयास करते हैं, तो दैट इज द थिंग। एंड ऑब्वियसली बात है, करंट और इंपीडेंस हमारे होते हैं ऑपोजिट, सो करंट और इंपीडेंस हमारे ऑपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर अगर करंट मैक्सिमम है सो इंपीडेंस हो जाएगा हमारा मिनिमम। उसी प्रकार से अगर आपका करंट मिनिमम है, ओके, आपका पैरेलल वाले सर्किट में करंट मिनिमम है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका करंट हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम। ओके, करंट आपका मिनिमम है, सो इंपीडेंस आपका हो जाएगा यहाँ से मैक्सिमम। एट विच फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम N0 करके यहाँ पे बोलते हैं। ओके, चलिए, तो एसी सर्किट्स यहाँ पे मैं शॉर्ट एंड स्वीट ही ले रहा हूँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ये टेक्स्ट बुक का ऑर्डर मुझे समझ में नहीं आता है, और यही रीजन है स्टूडेंट्स को भी एसी सर्किट समझ में नहीं आता है। आप एलआर और सीआर सर्किट के बिना एलसीआर सर्किट डायरेक्टली नहीं समझा सकते हो, तो इस वजह से इसका वन शॉट, जो इंपॉर्टेंट वाला वन शॉट है, इसमें मैंने जितनी चीजें कवर की वो मुझे जितनी सही लगी थी उस वे में मैंने कवर की हैं, एंड बाकी तो जो भी था मैंने आपको बता दिया। जिसको भी और डिटेलिंग चाहिए तो मैंने स्टार्ट में ही वीडियो का लिंक डाल दिया है, 2x पे देखोगे, 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में आपका पूरा एंट्रेंस एग्जाम लेवल प्लस बोर्ड एग्जाम्स का कॉन्सेप्चुअल लेवल, क्योंकि उसमें डेरिवेशंस एनीवेज हैं, आपका कवर हो जाएगा। बट शॉर्ट एंड स्वीट के लिए इतना काफी है। ओके, इतना सच बोल रहा हूं, काफी है, बाकी कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है आपने तो अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखते हैं 2025 का क्वेश्चन। सो आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, उसका मेंशन करो फिजिकल सिग्निफिकेंस, हर एक टर्म समझाना है कि क्या पूछा गया है। एंड खास बात ये चैप्टर की यही है कि इस चैप्टर का जो पहले का थ्योरी पार्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। okay, उसके बाद दिया गया है हमको बेसिक सा क्वेश्चन जिसमें एनर्जी हमको निकालनी है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। सो लैम्डा दिया है, c स्पीड ऑफ लाइट है, h कांस्टेंट है, तो बेसिकली लो एफर्ट न्यूमेरिकल है, बट यस इसका कैलकुलेशन हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज में कवर करेंगे। चलिए, सो देयर इज वन एमसीक्यू। अगेन यहाँ पे पूछा गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसका हमको समझाना है। सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, सो फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, ओके, और यहां पर भी इवेंचुअली फॉर्मूला ही पूछी है। सो थ्योरी इस चैप्टर से पिछले 2 साल या पिछले 2-3 साल में कम पूछी गई है। दिस इज ऑफ द 2024। सो थ्योरी का जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ा सा कम है, एंड उसके पीछे का रीजन यही है कि आप अगर देखोगे, मैंने इसको जब समझाया भी है, सो हमेशा मैं एक फ्लो में समझाता हूँ, एक स्टोरी के तरह समझाता हूँ, नो ऑब्जर्वेशंस देन नो एक्सप्लेनेशंस, हमारा फॉर्मेट समझाने का यही रहता है। ओके, ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझना क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैसे समझना है, लेट्स सी। सो क्या है प्रोसेस, क्या है। सो सबसे पहले आ जाता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल। फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मेरे पास एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये सब समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज फोटो सेंसिटिव सरफेस। फोटो सेंसिटिव सरफेस हमारा ऐसा सरफेस होता है जिसके ऊपर जब हमारी एनर्जी गिरती है,
ओके, जिसके ऊपर जब क्या होती है, जिसके ऊपर जब हमारी यहां से एनर्जी आके गिरती है तो इसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं। क्या रिलीज हो जाते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं। सो ऐसे सरफेस को हमारे यूजुअली कहा जाता है फोटो सेंसिटिव सरफेस। सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स देन क्या हो जाएंगे? तो वही इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए फ्रॉम अ मेटल अंडर द एक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे आप लाइट कह सकते हो या फिर प्रिसाइसली आप रेडिएशन कहोगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा, आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो यही इलेक्ट्रॉन्स हम कनेक्ट करते हैं एक वायर के थ्रू एक सर्किट में, तो जो भी करंट हमारा बनता है ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पीछे का रीजन यही है कि हमारा फोटोन गिरा, ठीक है, एंड फोटोन गिरने से हमारा जो भी प्रोसेस आगे फॉरवर्ड हुआ। हाँ, एक चीज यहां पर मैं करेक्ट कर दूं, सो बिकॉज इट हैज बीन प्रूवन कि लाइट फोटॉन्स के फॉर्म में गिरती है, तो फिर रेडिएशन लिखना सही नहीं रहेगा, फिर लाइट ही लिखना सही रहेगा। मैं ऑब्जर्वेशंस वाले फेज में था कि ऑब्जर्वेशन हम यही करते हैं ना कि रेडिएशन गिरेगी एंड बाहर से चीजें निकलेंगी। चलिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो पहला पहला हमारा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन यही है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस स्टार्ट कब होगा। क्या आप ऐसे लाइट गिराओगे लेजर लाइट और सीधा स्टार्ट हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। प्रोसेस आपका सिर्फ और सिर्फ तब स्टार्ट होता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल है सम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस स्टार्ट कब होगा? फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस स्टार्ट आपका सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपकी यहां पर द मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप एटलीस्ट सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी यहां पर आपकी होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस स्टार्ट होगा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, ओके, टू स्टार्ट द प्रोसेस। ओके, या फिर आप बोलो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड जब फोटो इलेक्ट्रॉन मेरे एमिट हो, उसके लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी। उसी प्रकार से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको समझ गया, जो वेवलेंथ है करस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। v इज इक्वल टू दी फॉर्मूला होती है n लैम्डा। v है स्पीड ऑफ लाइट, n है फ्रीक्वेंसी। तो अगर यहां पर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंसीडर करता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो हो जाएगी मेरी यहां से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर। एंड यहां पर हमारा लॉजिक यही होता है कि अगर मुझे प्रोसेस स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के लिए मुझे अगर यहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगती है, जिसकी कंडीशन यही है मेरी फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ के केस में यही चीजें उल्टी हो जाती हैं। बिकॉज c इज इक्वल टू डी हो जाता है म्यू लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू डी हो जाता है यहां से c बाय लैम्डा। सो यहां से c और c हो जाता है कैंसिल, ये चला जाएगा वहां पर। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कंडीशन के हमारे ऑपोजिट हो जाती है हमारी वेवलेंथ की कंडीशन। सो वेवलेंथ हमारी कभी भी लेस होनी चाहिए, वेवलेंथ हमारी क्या होनी चाहिए? वेवलेंथ हमारी कभी भी कम होनी चाहिए देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, चलिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मुझे रात को लाइट बंद करके सोना है, मुझे चाहिए ही नहीं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ सके। सो आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक आपका एक्सपेरिमेंट होता है ग्लास ट्यूब में, जहां पर ये लगता है हमारा कलेक्टर प्लेट। सो पहली प्लेट कौन सी प्लेट लगती है? सो पहली प्लेट हमारी लग जाती है यहां से कलेक्टर प्लेट। सो कलेक्टर प्लेट के अलावा यहां पर क्या होता है? सो कलेक्टर प्लेट के अलावा यहां पर जो दूसरी प्लेट लगती है उस प्लेट को कहा जाता है हमारे रिसीवर प्लेट। वो प्लेट को क्या कहा जाता है? वो प्लेट को कहा जाता है यहाँ पे हमारी रिसीवर प्लेट। सो रिसीवर प्लेट का यहाँ पर लॉजिक यही होता है, रिसीवर प्लेट पे हम कुछ भी पोटेंशियल अपने मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कलेक्टर प्लेट पे इलेक्ट्रॉन आ गया और मेरा मन है इस इलेक्ट्रॉन को मेरे तरफ अट्रैक्ट करना, तो मैं इसका पोटेंशियल कर दूंगा पॉजिटिव। उसी प्रकार से मुझे नहीं चाहिए कि अभी इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए, तो मैं पोटेंशियल नेगेटिव कर दूंगा, और उसी को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो द रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग वर्ड का यहां पर मतलब क्या हो जाता है? हो जाता है नेगेटिव। रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट। रिटार्डिंग, मैंने इसका नाम कलेक्टर प्लेट क्यों दे दिया है? एक मिनट। कुछ नाम में यहाँ पे गड़बड़ी है। द रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स। एक्चुअली थोड़ा सा गलत नाम दे दिया है यहाँ पर मैंने, माय बैड। ओके, सो समय रात के 1:30 बज गए हैं, सोने का समय हो जाता है कभी कभी। इसको कलेक्टर प्लेट कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कलेक्टर प्लेट, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे ना।
बरोबर। जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकले, इस प्लेट को कहते हैं फोटोसेंसिटिव प्लेट, बरोबर। यही तो प्लेट है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो ये प्लेट है फोटोसेंसिटिव प्लेट और ये है हमारी कलेक्टर प्लेट। सो कलेक्टर प्लेट का जब पोटेंशियल नेगेटिव कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाए, उस पोटेंशियल को कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। ताकि मेरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाए तो उससे क्या होगा, करंट मेरा यहाँ पे स्टॉप हो जाए। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बता दूं आपको, वर्क फंक्शन इज नथिंग बट एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन आपकी एनर्जी है। तो वर्क फंक्शन क्या है? देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकलने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक प्लेट है, सो इस प्लेट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, इस प्लेट के अंदर क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। हर इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए क्या होगा? हर इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। वही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है हमारा वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन का आपका डेफिनेशन क्या हो जाता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। फर्दर मोर मैं आपको बता दूं, एनर्जी ऑफ द फोटोन, अगर मैं आपको बता दूं पहले से ही, बिकॉज दिस इज अ लाइक सॉर्ट ऑफ रिवीजन लेक्चर आप बोल सकते हो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, वो होता है h म्यू के बराबर। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन भी हमारी मिनिमम एनर्जी ही है एनर्जी ही, बट मिनिमम एनर्जी है। थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया, मिनिमम एनर्जी मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होती है। सो ये हो जाता है वर्क फंक्शन का यहाँ पर बेसिक सा फॉर्मूला। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं, नो डाउट थोड़ी देर में, बट अभी ही बता देता हूं। चलिए, प्लैंक के यहाँ पर पोस्टुलेट आते हैं। क्या आते हैं? प्लैंक के यहाँ पर पोस्टुलेट आते हैं। तो प्लैंक्स के यहाँ पर दो पोस्टुलेट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? दो पोस्टुलेट्स पिक्चर में आ जाते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट यहाँ पर प्लैंक का ये आ जाता है कि लाइट या फिर एनर्जी, दोनों में से आप जो बोलना चाहो कहो, लाइट या फिर एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ओके, सो लाइट या फिर एनर्जी, आप जो भी वर्ड यूज करो, कभी भी कैसे एमिट होती है? एमिट होती है पैकेट्स के फॉर्म। पैकेट्स का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको अभी कहूं, आंखें बंद करो और पैकेट्स इमेजिन करो, तो ऐसे लेज, कुरकुरे, ये सब दिमाग में आएगा। तो ये सब चीजें वेव में गिनोगे या पार्टिकल में गिनोगे? सो ऑब्वियसली बात है, आप लोग इसको पार्टिकल में गिनोगे। तो पहला पोस्टुलेट जो प्लैंक का बोलता है कि वो एमिट होती है लाइट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स या पैकेट, और ईच बंडल इज रेफर्ड टू एज द फोटोन। हर बंडल का नाम क्या है? हर बंडल का नाम है यहाँ पर फोटोन। तो इस वजह से हम लोग लाइट को क्या बोलते हैं? लाइट को इस चैप्टर में हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसी वजह से नाम है फोटो सेंसिटिव सरफेस, के लाइट गिरी। फोटोन, फोटो का मतलब बेसिकली फोटोन। सेकंड पोस्टुलेट प्लैंक ने क्या दिया? सेकंड पोस्टुलेट प्लैंक ने यहां पर दे दिया, हायर द एनर्जी हायर इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, प्लैंक्स का सेकंड पोस्टुलेट क्या है? प्लैंक्स का सेकंड पोस्टुलेट है, हायर द एनर्जी हायर इज द frequency. So this is the like second postulate of Planck. Okay, higher the energy, higher is the frequency. तो यहां पर हमारा लॉजिक क्या होता है? यहां पर हमारा लॉजिक ये हो जाता है कि प्लैंक ने तो इतना ही कहा, बट आइंस्टाइन बीच में आ गया। आइंस्टाइन ने क्या बोला? आइंस्टाइन ने बोला, अरे भाई, अगर हायर द एनर्जी हायर इज द फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एंड आइंस्टाइन ऐसा क्रेडिट लेने वालों में से नहीं था। ओके, सो क्रेडिट लेने वालों में से नहीं था, सो उस वजह से यहाँ पर उसने प्लैंक्स के जगह पे h का कांस्टेंट यहाँ पर उसने दे दिया। सो E इज इक्वल टू यहाँ से h टाइम्स ऑफ म्यू के बराबर उसने यहाँ से वैल्यू बना। ठीक है, तो यही है आपका बेसिक सा प्रोसेस। आपके यही है स्टार्टिंग के कुछ डेफिनेशंस। इसके बाद आपका 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 का सवाल था, बट इररिलेवेंट क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, एक प्रॉपर क्वेश्चन ही नहीं है। Is it always possible to see photoelectric effect with red light? Okay, ये क्या बात हुई? ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब रेड लाइट, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से देते, यही क्वेश्चन 2-3 लाइन में पूछ के देते, तो ये आपका 2023 का आई थिंक क्वेश्चन है। ओके, चलिए। सो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज वेरी लार्ज।
ओके आपको पता होगा विबग्योर। सो विबग्योर में रेड कलर सबसे लास्ट में आता है। रेड कलर का वेवलेंथ हो जाता है 7000 एंगस्ट्रॉम के बराबर, जबकि वॉयलेट कलर का वेवलेंथ यहाँ पे हो जाता है 3500 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर। ओके सो यहाँ पे इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अब अगेन बात वही है, वेवलेंथ ज्यादा इसका मतलब एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी हो जाती है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम। सो एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी हो जाती है यहाँ पे बहुत ज्यादा कम। सो इसी वजह से दिस स्मॉल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज वेरी स्मॉल टू ओवरकम द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इस वजह से रेड लाइट इज नॉट यूज्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके सो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमको कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, राइट। हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो एटलीस्ट ज्यादा होनी चाहिए, बट रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। एंड फ्रीक्वेंसी कम इसका मतलब एनर्जी कम, बिकॉज अभी ही एक स्लाइड पहले मैंने आपको बताया कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, हमने यहां पर आंसर दे दिया, बट एक सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ओके मतलब हमारे टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी ऐसा वैल्यू थोड़ी दिया गया है कि मिनिमम इतना लगेगा। ओके तो फिर क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनको थोड़ी सी डिटेलिंग एटलीस्ट देनी चाहिए थी। चलिए बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं द मेन क्वेश्चन। अभी देखो हमारे टेक्स्ट बुक में देयर आर सो मेनी पेजेस, 4 से 5 पेजेस पूरा का पूरा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चला है। आके कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा या 4 मार्क्स का आएगा। आपको 3 to 4 मार्क्स में पूरा का पूरा समझाना है आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको थोड़ा सा कंक्लूजन्स लिखने पड़ेंगे, जो कंक्लूजन्स यहां पर मैंने लिखे हैं। okay. समझो आ गया फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस, आपको पूरा आता है, आपने मेरे थ्रू पढ़ा है, आपने कहीं और से पढ़ा है, आपको आता है, बस वो मैटर करती है। मेरे थ्रू पढ़ा है ऐसा क्यों बोला मैंने, बिकॉज मैं ये थोड़ा ज्यादा ही लंबा करा देता हूँ। पूरा पहला वो 9 ऑब्जर्वेशन, फिर वैसा, वो समय समय की बात है, ऑब्वियसली बात है। लॉन्ग टर्म में पढ़ोगे तो ज्यादा ही फायदा होता है। तो अभी वो 3 मार्क्स में थोड़ी लिख पाओगे, है ना। 2 घंटा लगता है वो बताने में, तो 3 मार्क्स के लिए कैसे लिख पाओगे। तो इस वजह से ये पॉइंट्स यहाँ पर बनी हुई हैं, आपको जितनी मन करे आप सीधा यहाँ से लिख सकते हो। चलिए तो पहले पहले तो प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल लिखने के बाद आपको बनाना है डायग्राम। डायग्राम में आपको अलग से बताऊंगा, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ तो डायग्राम भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। सो डायग्राम आपका ऐसे होता है, और कभी कभी आपसे सिर्फ डायग्राम पूछ सकते हैं, तो सिर्फ डायग्राम पूछें तो आप बहुत ज्यादा बच जाओगे। सो डायग्राम में हम क्या करते हैं, डायग्राम में हम कंसिडर करते हैं पहले पहले एक ग्लास का ट्यूब। तो पहले पहले तो हम पूरा का पूरा यहाँ से कांच का ट्यूब कंसिडर करते हैं। कांच का ट्यूब कंसीडर करने के बाद उसकी पूरी हवा को हम निकाल देते हैं। सो हम पूरा का पूरा इसको इवैक्यूएट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं एक फोटो सेंसिटिव प्लेट, जिसका नाम है एमिटर प्लेट, है ना। एमिटर प्लेट ये होती है, कलेक्टर प्लेट वो होती है। एमिटर का मतलब है एमिट करेगी चार्जेस को, है ना। चलिए यहाँ पे लगती है हमारी कलेक्टर प्लेट। यहाँ पे हम लोग क्वार्ट्ज का विंडो लगाते हैं। क्वार्ट्ज का विंडो क्यों लगाते हैं, बिकॉज अगर किसी दूसरे सब्सटेंस का विंडो लगाऊंगा तो वहीं पे केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके आयोनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। सो एनर्जी से आयोनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, जबकि क्वार्ट्ज इज वन ऑफ द टफेस्ट मेटल। ओके तो उसमें ज्यादा फर्क हमारा नहीं पड़ता है। यहाँ से आती है हमारी लाइट, सो यहाँ से हमारी लाइट आती है, इस पे गिरती है, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होते हैं। चल अब इलेक्ट्रॉन्स निकल के कलेक्टर प्लेट पे गए, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पूरा का पूरा यहाँ से प्रोसेस बनाते हैं, जो सर्किट मुझे यहाँ पे दिया गया। अब ना ये सर्किट आपको बहुत ज्यादा डेंजर लगेगा, आप बोलोगे अरे यार सर ऐसा कैसा, ये क्या दे दिया है, वो क्या दे दिया है। ये कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ 4-वे की। ओके ये क्या है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये आपका जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है 4-वे की है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है आपकी, यहाँ से 4-वे की है, और कुछ भी नहीं है। ओके चल सो 4-वे की का यहाँ पर हमारा लॉजिक कैसा है, 4-वे की का हमारा लॉजिक यहाँ पर ऐसा है, उसको बाद में देखते हैं, पहले कुछ और चीजें देखते हैं। कोई भी सर्किट हो, एमीटर लगता ही है, वोल्ट मीटर लगता ही है, आपका रियोस्टेट लगता ही है। एम मीटर कैसे लगता है, सीरीज में लगता है, देखो साथ में ही चिपका दिया है। वोल्ट मीटर कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है, देखो पैरेलल में लगा दिया।
रियोस्टेट कैसे लगता है, लास्ट में लगता है, सो रियोस्टेट हमने यहाँ पे लास्ट में लगा दिया है। तो देखो ऊपर का पार्ट हो गया, नीचे का पार्ट हो गया, सिर्फ और सिर्फ बचता है फोर वे की। फोर वे की बनाने का भी प्रोसेस आपका कैसा है, पहले तो चार चीजें बना दो। ओके पहले तो क्या करो, ये चार चीजें बना दो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों चीजें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। आपस में फोर वे की है वो एक ही होती है, आपने कॉलेज में अगर पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में देखी हो, एक ही की होती है। सो देखो ये कनेक्ट कर दूंगा इससे और ये कनेक्ट कर दूंगा यहां से, दैट्स इट। आपका सर्किट कहां से निकल रहा है, सर्किट एनीवेज निकल रहा है, यहां से बात खत्म। देखो यही है डायग्राम में, और कोई भी बड़ी चीज यहाँ पे एज सच नहीं है, ठीक है। थ्योरी फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे लिखना है। द ट्यूब कंसिस्ट्स टू इलेक्ट्रोड्स नेमली एमिटर एंड कलेक्टर। Emitter is connected to negative terminal, collector C is connected to positive terminal of battery. ओके सो थ्योरी यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, बट जितना मैंने आपको बताया आप एक एक पॉइंट सब पे लिखो, आपका आधा पेज ऐसे ही भर जाएगा। ओके लिखो, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, सारी चीजें आपको सिर्फ एक्सप्रेस करनी है। दैट इज व्हाट इज बोर्ड एग्जाम इज ऑल अबाउट। चलिए अभी यहां पर आ जाते हैं जो हम लोग समझ रहे थे, कंक्लूजन्स। ओके सो कंक्लूजन्स हमारे यहाँ पर जो भी हैं ये उनमें से कुछ कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स तो देखो बहुत सारे निकलते हैं, बट ये मेन कंक्लूजन्स। रेट ऑफ एमिशन of photoelectrons from the metal surface is directly proportional to the intensity of the incident radiation. यहां पर ऐसा दिया गया है, बट मैं आपको सबसे पहली पॉइंट सजेस्ट करूंगा लिखने के लिए, टू स्टार्ट द प्रोसेस। ओके प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट द प्रोसेस इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, फ्रीक्वेंसी मैटर्स। क्या मैटर करती है, फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। उसके बाद समझाओ क्या मैटर करता है फ्रीक्वेंसी में, फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टू स्टार्ट द प्रोसेस। ओके तो पहली चीज तो वो मैटर करती है। सेकंड चीज क्या है यहाँ पर, आपका जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी हमको पता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका फोटो करंट। इसका हमारा ग्राफ भी है, सो आप चाहो तो यहाँ पे ग्राफ भी बना सकते हो। सो जो जितने भी ग्राफ्स हैं मैं वो यहाँ पे सारे के सारे एक बार में बना देता हूँ। चलिए तो यहाँ पर है मेरा एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी, और वाई एक्सिस पे मैं यहाँ पर बना देता हूँ मेरा फोटो करंट। चलिए दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन यहां से बना दो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो देखो मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी कितने कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डीजे में अगर आप डांस करने गए हो तो क्या देखोगे, तो पहले देखते हो आप लोग माहौल। माहौल का मतलब क्या होता है, मूड। मूड का मतलब क्या होता है, मटेरियल, ठीक है। सेकंड चीज क्या देखते हो, सेकंड चीज आप लोग देखते हो कितने लोग आपको बुलाने आ रहे हैं नाचने के लिए, कि चल 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 नाच नाच मेरे साथ, नाच मेरे नाच से। अगर कोई बुलाने ही नहीं आ रहा है डांस करने के लिए, सो आप बोलोगे नहीं नाचना है मुझे। ओके सो ऑब्वियसली मैटर करता है कि कितने लोग आपको बुलाने आ रहे हैं नाचने के लिए। सो सेकंड चीज मैटर करता है, वो मैटर करता है फ्रीक्वेंसी। एंड ऑब्वियसली थर्ड चीज मैटर करता है कौन बुलाने आ रहा है। गली के छोटे छोटे बच्चे अगर आपको बुलाने आ रहे हैं, सो नहीं चलने वाली है बात, राइट, नहीं चलने वाली है। कौन बुलाने आ रहा है, सो आप देखोगे पोटेंशियल क्या है, कौन है भाई, कोई बड़ा घर का बुलाने आ रहा है या बच्चे बुलाने आ रहे हैं। अरे भाई 3 पॉइंट यही हो गई। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। और आपका वही है स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलो मतलब आप इसको और 2 पॉइंट्स लिख सकते हो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल। ठीक है चलिए, 1 पॉइंट वहां एक्स्ट्रा बताई, 2 पॉइंट यहां एक्स्ट्रा बताई। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, आप कहां से आ गए, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। ओके ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी लोगों को नहीं पता रहता है,
तो मैं तो हमेशा सीईटी के लेक्चर्स में बोलता हूं कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे इंटेंसिटी से, ठीक है। एंड फाइनली देयर इज नो टाइम लैग, आपका पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है 10⁻⁹ सेकेंड्स। तो ये जो 6 पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने में बहुत छोटी लिख रही हैं, आप एक एक पॉइंट के ऊपर अगर दो दो पॉइंट एलेबोरेटिवली ऐड करोगे 4 मार्क्स का आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। ओके, तो पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस जो समझाने में 1.5-2 घंटे लगते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, इसी स्लाइड में मेन मेन चीजें सारी लिखी हुई हैं जो एग्जाम में आपको लिखनी है। चलिए, ये हो जाता है आपका पहला ग्राफ। इसके अलावा आप समझा सकते हो सैचुरेशन करंट, आप क्या बोल सकते हो, इंटेंसिटी, ओके, या फिर सैचुरेशन करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। क्या बोल सकते हो, सैचुरेशन करंट जो है, सैचुरेशन करंट किसके ऊपर निर्भर करता है, सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। चलिए, सैचुरेशन करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सो सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। चलिए, तो अगर मेरी इंटेंसिटी ज्यादा तो सैचुरेशन करंट भी यहां से मेरा ज्यादा होगा। सो ये अगर I1 है, ये अगर I2 है, this is referred to as the saturation current, this is also referred to as the saturation current। so I2 यहाँ पे ज्यादा होगा I1 से, तभी उसका saturation current यहाँ पे ज्यादा है। चलिए, उसके बाद हमने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मिली हुई है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करता हूं यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ जहां पे मैं दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करता हूं और दोनों ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी अलग है। ओके, फ्रीक्वेंसी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, और इंटेंसिटी को मैं कांस्टेंट रखता हूं। सो फ्रीक्वेंसी मेरी कांस्टेंट नहीं है, बट इंटेंसिटी मेरी कांस्टेंट है। अगर इंटेंसिटी मेरी कांस्टेंट है तो दोनों का सैचुरेशन करंट सेम ही बनेगा, है ना। यहाँ पे इंटेंसिटी अलग अलग थी तो सैचुरेशन करंट भी अलग अलग बना। ये सिनेरियो में मैं बोल देता हूं कि इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी मेरी यहाँ से कांस्टेंट है। चलिए, सो कांस्टेंट है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना उनका सैचुरेशन करंट भी सेम बनेगा। सो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे मेरा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग बनेगा। ओके, सो एक का पहले ड्रॉप हो जाएगा, एक का यहाँ से बाद में ड्रॉप हो जाएगा। ओके, सो ये है मेरा वोल्टेज, ये है पॉजिटिव वोल्टेज, ये है मेरा यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज एंड ये है मेरा यहाँ से करंट। ओके, सो देखो यही था हमारा जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो आपकी फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग है तो भाई आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यूज भी अलग अलग। उसी प्रकार से हमारा लास्ट एंड द चौथा ग्राफ, अगेन मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपने पहले लेक्चर्स देखे हैं, कोई रैंडम यूट्यूब से आ गया है कहीं से भी वीडियो क्लिक करके और सोच रहा है या मुझे जज कर रहा है। सो आपको हक नहीं है मुझे जज करने का बेस्ड ऑन दिस लेक्चर, बिकॉज इट इज एनीवेज द लास्ट मोमेंट रिवीजन टाइप लेक्चर। ओके, चलिए, सो ये वाला ग्राफ हम ऐसा भी बना सकते हैं। सो इस ग्राफ में मैंने क्या कंसिडर किया है, इंटेंसिटी डिफरेंट है, बिकॉज इंटेंसिटी डिफरेंट है तो सैचुरेशन करंट्स अलग अलग हैं और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कांस्टेंट है। सो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो आप देख सकते हो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर एक ही। सो यही ग्राफ्स हैं आपके पूरे ड्यूअल नेचर में, आपके यही 4 ग्राफ्स हैं जो आपको बार बार यहाँ पे दिए गए हैं। सो मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको समझा दिए। अभी आगे आपको इंडिविजुअली पूछे जाएं, सारे साथ में पूछे जाएं, अब वो नसीब आपके ऊपर है। चलिए देखते हैं यहाँ से हमारी एकमात्र फॉर्मूला और देखते हैं ये फॉर्मूला आती कहाँ से है। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन, जो फोटोन मेरा गिर रहा है उसकी एनर्जी ना कभी भी 2 हिस्सों में बंटती है। पहले तो हमको फोटोसेंसिटिव सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसमें एनर्जी जाती है और उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन वही एनर्जी है जो हम लोगों को फ्री कराने में लगती है। क्या कराने में लगती है, इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने में लगती है। वर्क फंक्शन मेरी वो एनर्जी है और दूसरी जो एनर्जी बच गई वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर फोटोसेंसिटिव प्लेट में मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे बैठा है, इसको फ्री कराने में कितना एनर्जी लगेगा, फ्री कराने में मुझे 4 जूल का एनर्जी लगेगा। सो 10 जूल का एनर्जी मेरा टोटल गिरा, जिसमें से 4 जूल का एनर्जी मुझे यहाँ से फ्री कराने में लगा, तो रिमेनिंग 6 जूल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मेरा यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, तो इसी एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल्स टू दी हो जाता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। एनर्जी ऑफ द फोटोन होता है h म्यू,
वर्क फंक्शन होती है मिनिमम एनर्जी। सो इसी प्रकार से मुझे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या मिलता है? सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट के बराबर, जिसमें हमारा हो जाता है एच कॉमन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। उसी प्रकार से थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मटेरियल, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा एक स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में भी होता है। सो अगर काइनेटिक एनर्जी के जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्मूला डालें, सो यहां से हमको ये एक्सप्रेशन भी आ जाता है। सो कहने का मतलब फॉर्मूला एक ही है, इसमें आप जो डेटा पुट करोगे उस हिसाब से आपका चेहरा बन जाएगा इस फॉर्मूला का। सो डेटा आप क्या पुट करते हो वो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिपेंड करता है। चलिए, उसके बाद हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसे बढ़िया तरीके से दिया गया है कि क्या चेंजेस हैं, क्या हमारे अजम्पशंस हैं, कंपेयर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द वेव थ्योरी। बिकॉज इनिशियली जब चैप्टर की शुरुआत हुई है, ओके, तो ऐसा ही लग रहा है कि लाइट वेव है। फिर हम लोगों को आंसर्स ही नहीं मिल रहे हैं कि लाइट किस प्रकार की वेव है, कैसी वेव है। ओके, तो फिर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में समझते हैं कि प्लैंक ने कहा था पार्टिकल है। तो क्या वो कंपैरिजंस हैं, क्या वो थॉट प्रोसेस में फर्क है? आइए उनको समझने का प्रयास करते हैं। वेव थ्योरी में हमारा असम्पशन यही था, जैसे अगर मैं दुकान पे टॉर्च लेने जाता हूं तो भैया को बोलूंगा भैया ब्राइट टॉर्च दो, एकदम ज्यादा इंटेंसिटी वाली टॉर्च दो। कहीं बाइक पे अपने लाइट लगवाने जाऊंगा, बोलूंगा भैया अच्छा खासा टॉर्च देना, दूर दूर तक दिखे। कहीं ट्रैकिंग पे ऊपर वो कैप में मुझे टॉर्च चाहिए, तो भैया वहां तक दिखना चाहिए, एकदम इंटेंसिटी देना, रात के अंधेरे में ऐसा लगे कि ट्यूबलाइट लेके चल रहा हूं। आम दुनिया में फ्रीक्वेंसी की कोई बात नहीं करता है, सब लोग देखते हैं टॉर्च कितना पावरफुल है, ब्राइटनेस कितना है। वेव थ्योरी भी वही थी कि अगर मैं इंटेंस लाइट का यूज करता हूं, ओके, तो हमारा एमिशन यहां से स्टार्ट होगा। बट हम देखते हैं ऐसा नहीं है, हमको सिर्फ एक ही फोटोन चाहिए। ओके, हमको सिर्फ एक ही फोटोन चाहिए, और उस फोटोन की अभी ये कंपैरिजन में लिखना सही नहीं है, इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक नहीं, ऐसे चल तो जाता है, बट यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। ओके, इंटेंसिटी नहीं मैटर करती है, बट क्या मैटर करती है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। चलिए, लो इंटेंसिटी शुड नॉट गिव फोटो करंट, बरोबर। अगर मैं 2 रुपए की टॉर्च लेके आता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने ही नहीं चाहिए, ऐसा हमारा एक माइंड में इमेज है कि हमारी टॉर्च होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होगी तो ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो आप कितना भी इंटेंसिटी दो, आपका प्रोसेस तो होता ही है, करंट कम बनेगा अगर आप इंटेंसिटी लो यूज करोगे तो। ओके, चलिए, थर्ड ऑब्जर्वेशन यहां पे हो जाता है, हाई इंटेंसिटी का मतलब होता है हाई एनर्जी। इसका मतलब है मोर इलेक्ट्रॉन्स आर यहां से एमिटेड। तो यहां पर होता वही है, बट थॉट प्रोसेस अलग है। यहां पर हम लोग बोलते हैं हाई इंटेंसिटी का मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन। और आइंस्टाइन ने क्या कहा था? आइंस्टाइन ने कहा था एक फोटोन सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। क्या कर सकता है? एक फोटोन सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो यहाँ पे रीजन इंटेंसिटी नहीं है, यहाँ पे रीजन है कि ज्यादा फोटॉन्स होने के कारण हमारे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं, एंड हेंस फोटो करंट इज लार्जर। तो यहाँ पे हम लोग वेव के टर्म्स में बात कर रहे हैं, फोटोन वोटोन का कुछ लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? ज्यादा इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी पार्टिकल नेचर के टर्म्स में मतलब हो जाता है कि ज्यादा फोटॉन्स हैं। ओके, तो ज्यादा फोटोन है इस वजह से करंट ज्यादा है, ना कि ज्यादा इंटेंसिटी की वजह से। बट इवेंचुअली दोनों हमारी एक ही बातें। तो आई होप आपको समझ रहा है। पहले हम लोग जब तक आइंस्टाइन के पोस्टुलेट हमको समझाए नहीं गए हैं, हम ये आम दिमाग लगा रहे हैं। और ये है एक प्रकार से आपकी मेंटोर जिंदगी, जो हमको पता नहीं थी, बट आइंस्टाइन के अजम्पशंस के बाद हम लोगों को समझ में आने लगी। चलिए, हायर इंटेंसिटी शुड मीन एनर्जी एमिटेड विद हाई एनर्जी। सो ऐसा तो कुछ नहीं होता है, आपकी एनर्जी कांस्टेंट ही रहती है। ओके, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज सेम। ओके, सो एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट ही रहती है, एच म्यू के बराबर। हाई इंटेंसिटी का मतलब है ज्यादा फोटॉन्स हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ऐसा मतलब नहीं है कि ज्यादा एनर्जी रहेगी। मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं और डिटेल में। देखो, हाई इंटेंसिटी के ना 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब क्या होता है, पहली मीनिंग क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे 2 फोटोन गिर रहे थे।
दोनों का, या 3 फोटोन गिर रहे थे, तीनों का एनर्जी था 1 जूल 1 जूल 1 जूल। अभी मैं बोलता हूं कि इंटेंसिटी मैंने हाई कर दी है। अभी मैं क्या बोलता हूं? अभी मैं बोलता हूं मैंने इंटेंसिटी अभी हाई कर दी। तो उसके दो तरीके होते हैं बोलने के। पहला तरीका होता है, मैंने टोटल यहां पे अभी 6 फोटॉन्स भेजे हैं, हर एक का एनर्जी यहां पे इतना है, सो टोटल एनर्जी हो जाएगा 6 जूल। और दूसरा तरीका हो जाता है बोलने का, मैंने ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स भेजे। देखो दोनों में हमारी एनर्जी गेन ही हुई है। सो पहले मेरे 3 फोटॉन गिर रहे थे, हर एक का एनर्जी 1 जूल था। बाद में अभी मैं बोल रहा हूं मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो देखो इंटेंसिटी बढ़ाने के दो मीनिंग्स होते हैं फिजिक्स में। पहला मीनिंग हो जाता है कि आपने काउंट ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिया, दूसरा मीनिंग होता है आपने एनर्जी को बढ़ा दिया है। तो हम लोग ये वाला मीनिंग आइंस्टाइन ने बोला कंसीडर नहीं करना। ओके, सो ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब है ज्यादा फोटॉन्स, ना कि ज्यादा हाई एनर्जी। ओके, तो एनर्जी ऑफ फोटोन आइंस्टाइन ने कहा है वही है जो मैंने आप लोगों को बताई है। चलिए उसी प्रकार से 2 पॉइंट्स में आपके ऊपर यहाँ पे छोड़ता हूं, या फिर आप अपने हिसाब से भी कोई भी चीज यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट में ऐड कर सकते हो। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल वॉशरूम्स में जाते हैं, फ्लश नहीं करना पड़ता है, वॉश बेसिन पे जाते हैं, नल खोलना नहीं पड़ता है। मॉल्स में जाते हैं, दरवाजा खोलना नहीं पड़ता है, खुद ही चल जाता है। मॉल्स में जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ने आगे जाते हैं, सीढ़ियां खुद ही चलना स्टार्ट हो जाती है। हर एक के पीछे का रीजन हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल ही है। इसमें सिर्फ आपको डायग्राम ध्यान में रखना है, फिजिक्स आपकी पूरी की पूरी नॉर्मल वही है। फिजिक्स क्या है मैं आपको समझाने का यहां से प्रयास करता हूं। देखो पहले तो एक बल्ब है जिसमें लगा हुआ है एक कैथोड। कैथोड है हमारा फोटोसेंसिटिव सरफेस जिसके ऊपर गिरेगी इंसिडेंट लाइट। सामने है एनोड, ये कनेक्ट हो रहे हैं एक सर्किट से जिसमें लगा हुआ है एमीटर और हमारा रियोस्टेट। एमीटर लगता है सीरीज में, रियोस्टेट लगता है नीचे। लॉजिक यहां पर क्या है? लॉजिक हमारा यही है, समझो मुझे एक डायमंड का प्रोटेक्शन करना है, जैसे धूम पिक्चर में हमको डायमंड दिखाया गया है, मुझे इसका प्रोटेक्शन करना है। तो कॉन्स्टेंटली लाइट इसके ऊपर गिर रही है अलग अलग जगहों से। ओके, अलग अलग जगहों से क्या हो रही है? अलग अलग जगहों से इस डायमंड की हिफाजत के लिए लाइट यहाँ पे कॉन्स्टेंटली गिर रही है। अब ये सारी की सारी लाइट एक प्रकार से इंसिडेंट लाइट है। ओके, और आप ऐसे अज्यूम करो कि यहाँ पे आपका फोटो सेल पड़ा है। क्या पड़ा है आपका? यहाँ पे फोटो सेल पड़ा है। अब जैसे ही कोई आदमी यहाँ पर आएगा, सो क्या हुआ? जैसे ही कोई आदमी यहाँ पर आया, क्या हो जाएगा? लाइट का जो कांटेक्ट है वो यहाँ से कट जाएगा। ओके, क्योंकि आदमी आके खड़ा हो गया है, सो लाइट कैसे आ पाएगी? दैट्स इट, आपका सेल कट ऑफ हो गया। यहाँ पे नीचे लगा दो अलार्म, सायरन बजना यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। तो यही है आपका एप्लीकेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अभी इसमें आप कुछ भी करो, इसमें आप अलार्म नहीं लगा के फ्लश टंकी कनेक्ट कर दो तो फ्लश हो जाएगा। आप वॉश बेसिन का नल कनेक्ट कर दो मैकेनिकल प्रोसेस से तो आपका वहां से पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। बट जो आपका बेस है वो बेस आपका यहाँ से यही है। ठीक है, तो दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसके बाद जस्ट यहाँ पे 2 ही टॉपिक बचते हैं हमारे। एक हो जाता है डी ब्रॉगली का वेवलेंथ और दूसरा हो जाता है हमारा डेविसन एंड जर्मर का हमारा एक्सपेरिमेंट। ओके, चलिए सो लेट्स स्टार्ट। चलिए सो देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हाइपोथेसिस है जिसका नाम है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ओके, सो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमारा सेकंड चैप्टर का मेन पार्ट हो जाता है। एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इवेंचुअली बोलता क्या है? इवेंचुअली वो यहीं पर आके बात करता है कि हम हर इंसान जो भी हैं, आप हो मैं हो से लेके हर ऑब्जेक्ट एक वेव है। ओके, सो अगर आप खुद को पार्टिकल कंसीडर करते हुए आए हो तो तुम भी एक वेव हो। अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल कंसीडर करते हुए आए हैं तो वो भी एक वेव है। सो इवेंचुअली वास्तव में हर चीज शो करती है हमारा वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। क्या शो करती है? हर चीज वास्तव में शो करती है एक प्रकार से वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ओके, तो आप अपने हिसाब से इन चीजों को लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है। मैं आपको समझाता हूं कैसे उसने कहा था एंड क्या इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन है। एक फॉर्मूला है जो काफी अंडररेटेड है, बट उस फॉर्मूला में एक्चुअली काफी ज्यादा फिजिक्स छुपी हुई है। फॉर्मूला कहती है
लैम्डा इज इक्वल्स टू दी एच बाय पी के बराबर, एंड ये फॉर्मूला दी है डी ब्रॉगली ने खुद ने। सो दिस इज द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में उसने ये फॉर्मूला का वर्णन किया है, जिसमें लैम्डा हमारा है वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका होता है? सो वेवलेंथ कभी भी होता है वेव का। ओके, एच क्या है? एच है कांस्टेंट। पी क्या है? पी है मोमेंटम। मोमेंटम कभी भी किसका होता है? सो मोमेंटम कभी भी होता है किसी न किसी पार्टिकल का। सो ये हमारी इक्वेशन पूरा का पूरा वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को सपोर्ट करती है एंड उनका रिलेशन भी हमें बना के देती है। ओके, सो आप जब भी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, किसी भी चीज को मेंशन करें तो ये इक्वेशन को तो आप मिस नहीं कर सकते हो। ये इक्वेशन तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होल्ड करती है। ओके, चलिए, दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पर कोई बोलेगा कि सर हमको फील नहीं होता है, आपने ऐसे कैसे कह दिया, मैं एक वेव हूं, मुझे तो फील नहीं होता है। उसका रीजन यही है, h का वैल्यू कितना होता है? सो h का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड्स के बराबर। तो आप कभी भी फील ही नहीं कर पाओगे ना। आप फील कैसे कर पाओगे? आपका वैल्यू न्यूमरेटर में ही इतना ज्यादा छोटा हो गया, जबकि p होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। आपका मास कितना होगा भाई? 100 किलो के रहोगे, 110 किलो, 120 किलो ज्यादा ही बोल दिया, राइट? वेलोसिटी कितना चलोगे, कितना दौड़ोगे? ट्रेन में भी बैठ जाओ, कितना यार, 120 130 बरोबर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो भी आप -34 के आंकड़े को कभी भी ओवरकम नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए, तो बस आपका यही है। एंड इसके बाद हमारा एक सीधा डेरिवेशन आता है, जो डेरिवेशन हमारा मैं आपको बता देता हूं वो भी सेपरेटली। वो डेरिवेशन आपसे पूछ सकते हैं बिकॉज उसमें आपको एक वोल्टेज के बारे में डेटा आ जाता है। क्या आ जाता है? वोल्टेज के बारे में थोड़ा सा डेटा आ जाता है। सो वो सेकंड पार्ट की हमारी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाती है। डेरिवेशन आपका स्टार्ट कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं एनर्जी। सो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ mv² के यहाँ से बराबर। तो ये तो हमने पूरे फिजिक्स में हमेशा से पढ़ा है। अगर वेलोसिटी का मुझे एनर्जी एक्सप्रेशन निकालना है, सो वेलोसिटी को मैं कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। एंड फाइनली वेलोसिटी के लिए यहां से मैं रूट ऑफ ले सकता हूं 2e/m के बराबर। तो ये बन जाएगा मेरा यहां से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब अगेन यूज क्या करना है? यूज तो यही करना है डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस, जो कहता है लैम्डा इज इक्वल टू दी एच बाय पी, जिसमें पी हो जाता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी के बराबर, जिसमें वेलोसिटी क्या होती है? सो वेलोसिटी हो जाती है हमारी यहां से 2e/m के बराबर। ऐसा तो नहीं है मैथमेटिकली सही कि आप एक m को बाहर रखो, एक m को अंदर रखो। सो दिस इज सो नॉट एट ऑल गुड थिंग। सो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इस m को अंदर लेके आ जाएंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा m का स्क्वायर, बिकॉज अंदर लेके आए हैं तो मुझे m का स्क्वायर लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हो जाएगा m। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, m और m हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से बचेगा मेरे पास h अपॉन में यहाँ से रूट ऑफ 2e m के बराबर। क्या बचेगा? बचेगा यहाँ से रूट ऑफ 2e m के बराबर। एनर्जी के टर्म्स में मुझे नहीं चाहिए, मुझे फाइनल एक्सप्रेशन में यहाँ पर एनर्जी नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ से एक्सप्रेशन यूज करते हैं। एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाता है यहाँ से Q अपॉन में Q टाइम्स ऑफ V के बराबर। अगेन ये फॉर्मूला आई कहां से? सो हम कहते हैं पोटेंशियल इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर। वर्क डन होता है हमारा चार्ज इनटू वोल्टेज के बराबर, और वर्क डन इवेंचुअली क्या होता है? एनर्जी के ही बराबर होता है। तो यही एक्सप्रेशन में यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे Q टाइम्स ऑफ V। और Q यहाँ पर क्या है? Q यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज ही है इवेंचुअली। ओके, तो ये आपका हो जाता है बेसिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से चीजें आपसे कभी कभार पूछी जा सकती हैं, तो मैं आपको इसको ना सेपरेटली यहाँ पर बना के लिख देता हूँ। सो लैम्डा इज इक्वल टू दी एच अपॉन में रूट ऑफ 2qmv हो जाती है हमारी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की हमारी फाइनल एक फॉर्मूला, जो उसके डेरिवेशन में हमको मिलती। अब बात वही है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स है उसका। 2 कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है। q इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, वैल्यू फिक्स है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू फिक्स है। तो सारी अगर फिक्स्ड वैल्यूज को मैं ऑलरेडी सॉल्व कर दूं तो मुझे यहां से आंसर आ जाता है 1.228 नैनोमीटर। सो 1.228 नैनोमीटर हो जाता है यहां से मेरा आंसर, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ v।
ओके तो इसका मतलब अगर मैं वोल्टेज का वैल्यू डालता हूं तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग में यहां से वेवलेंथ मिल जाती है। क्या मिल जाती है? मुझे उसके करस्पॉन्डिंग में यहां से मुझे वेवलेंथ मिल जाती है। ओके चलिए, तो इससे एक छोटा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे मतलब पूछा नहीं गया है आज तक, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक सीईटी का सवाल, बट फिर भी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है तो किसका वेवलेंथ यहां से ज्यादा होगा। ओके तो बेसिकली ये थोड़ा सा हमने उसी क्वेश्चन को बनाने का थोड़ा सा प्रयास किया है यहाँ पर। ओके तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास क्या है, मेरे पास एक प्रोटॉन है, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी सेम है। ओके तो किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? यहाँ पर सवाल किससे रिलेटेड है? सवाल है हमारे वेवलेंथ से रिलेटेड। तो अभी देखो इसको भी अगेन करने के हमारे तरीके हो जाते हैं। जैसे कि अभी अभी मैंने फॉर्मूला बना दिया है, अभी मैं वही रिलेशन को यहाँ पे यूज करना चाहूंगा। सो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू दी, क्या मिला है हमको, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू दी मिला है h अपॉन में रूट ऑफ यहाँ से 2m/v के बराबर है ना। और ये एक्सप्रेशन के पहले कौन सा एक्सप्रेशन मिला था? सो ये एक्सप्रेशन के पहले जो एनर्जी वाला एक्सप्रेशन था, सो लैम्डा इज इक्वल टू दी h अपॉन में 2em के बराबर है ना। सो h अपॉन में 2em, सो समझो वहां तक आप डेरिवेशन सेम परफॉर्म करते हो, अपॉन में 2em के बराबर मुझे यहां से एक्सप्रेशन मिलता है। चलिए तो इमेजिन करो ये सब नहीं करते हो आप, बिकॉज इतना ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, वो एक ही चीज आपकी हर जगह के लिए वैलिड हो जाती है। अगर एनर्जी के टर्म्स में बोला है तो आप यहीं पे स्टॉप हो जाओगे, आगे डेटा सब्सटीट्यूट करोगे ही नहीं। चलिए तो यहां पर अब सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन हमारी ऐसी है, पूछा है किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। चलिए तो देखो h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी बोला है सेम है, तो यहाँ पे मास का क्या होता है? सो आपको पता होगा मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो 1830 गुना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑब्वियसली बात है अगर ये ज्यादा है प्रोटॉन का, सो प्रोटॉन की वेवलेंथ क्या हो जाएगी? प्रोटॉन की वेवलेंथ यहाँ से कम हो जाएगी, सो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। ओके सो ये करने की यहाँ पे नीड नहीं है, आप सीधा वही डेरिवेशन जितना मैंने आपको कराया है वो यहाँ पे स्टॉप कर दो, स्टॉप करके उसको सीधा आप लोग कंपेयर कर सकते हो। चलिए आते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में। तो एक्सपेरिमेंट वाली चीजें एग्जाम में आती हैं, ओके आती हैं, आप देखोगे ना आपको नजर आएगा, बिकॉज वो एक बोलने के लिए होता है कि भाई एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम में क्या आया, तो वो आपके एक्सपेरिमेंट वाली चीजें आपकी आती हैं। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक कैसा लगेगा? लॉजिक हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगेगा कि देखो तो इलेक्ट्रॉन का एक प्रकार से नेचर प्रिडिक्ट करना है कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो कर सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अभी तक हमने पूरा का पूरा स्कूल के लाइफ में हमने उसको एज अ पार्टिकल 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 करते करते ही कंसीडर किया है। सो हमें वही शो करना है कि इलेक्ट्रॉन भी हमारा एक प्रकार से वेव नेचर शो कर सकता है। ओके चलिए तो यहाँ पर सिचुएशन कैसा है? सिचुएशन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि हम लोग दो यहाँ पर वो प्रोवाइड करते हैं, एक लो वाली बैटरी यूज करते हैं हम, लो पोटेंशियल वाली बैटरी, ओके एंड एक हम हाई वाली बैटरी यहाँ पर यूज करते हैं। ओके सो दो प्रकार की बैटरी का हम यहाँ पे यूज करते हैं। पर्पस क्या है? सो देखो इलेक्ट्रॉन गन हम यहाँ पे यूज करते हैं, कैसे? अगर मेरे पास एक बुलेट है तो ऐसे अपन दिखाते हैं पिक्चरों में कि ऐसे चलाई, तो सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे ना डायग्राम में, आपको एक प्रकार से गन ही शो करने का इन्होंने प्रयास किया है कि आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बेस्ड गन है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे। ओके तो अभी इलेक्ट्रॉन सिर्फ नहीं निकालने हैं हमको, उनको एक्सेलरेट भी करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी का इस्तेमाल किया है। एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकले इसके लिए यहाँ पे उनको हीट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर हमने लो पोटेंशियल वाली बैटरी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और ये इलेक्ट्रॉन्स हम किसके थ्रू पास करते हैं? सो पास करते हैं हम लोग निकेल क्रिस्टल के थ्रू। तो अभी बात यहाँ पर ऐसी है, देखो हम लोगों ने पढ़ा है स्कैटरिंग, है ना, बचपन में पढ़ा है स्कूल में कि लाइट स्कैटर होती है, चीजें स्कैटर होती हैं। तो स्कैटरिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्कैटरिंग में हम लोग पढ़ते हैं चीजें फैल गई, दो उधर है, एक इधर है, एक उधर है, एक यहाँ पे है। यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग पढ़ते हैं थ्रू निकल क्रिस्टल। सो होता क्या है, यहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं
और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पर हमको मिलते हैं। तो पूरा का पूरा हम इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर स्क्रीन पे बैठ के हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ मेरे इलेक्ट्रॉन गिरे। ओके तो एक्सपेरिमेंट आप देखोगे हमारा उतना ही है। ओके लो टेंशन बैटरी हाई टेंशन बैटरी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है और एक्सपेरिमेंट आप देखोगे इतना ही है, उसमें कुछ भी नहीं है। आप यही डायग्राम बनाओगे आपका आधा पेज कवर हो जाएगा, चीजें समझाओगे आपकी चीजें होती जाएंगी। जो मेन चीज है यहाँ पर वो ये है, जो डिटेक्टर स्क्रीन है उस पे हम लोगों को एक खास ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। ये लाइन जो मैं बोल रहा हूं ना, ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे आप अच्छे से पेंसिल से पूरा बॉक्स वॉक्स बना के लिख सकते हो। ऑब्जर्वेशन हमको ये देखने को मिली, कुछ रीजन्स डिटेक्टर पे ऐसे थे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स गिरे ही नहीं। ओके इलेक्ट्रॉन्स वहां पे गिरे ही नहीं। और कुछ रीजन्स डिटेक्टर पे ऐसे थे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे गिरे, बहुत ज्यादा मात्रा में गिरे, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में गिरे। ओके तो ये क्या है, ये पार्टिकल नेचर तो नहीं है, पार्टिकल नेचर तो पूरा हर जगह होता है। तो ये वेव नेचर है कि कई पॉइंट्स ऐसी होती हैं जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पे हमारी लाइट डायरेक्टली गिरती है और ब्राइट पॉइंट मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन्स कई जगहों पे हमको बहुत ज्यादा मिले, जैसे कि 50 डिग्री का ये लोग जिक्र करते हैं। ओके और कुछ पॉइंट्स ऐसी थी जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन गिरे ही नहीं, तो हम बोलते हैं कि उन पॉइंट्स पे क्या हो गया, सो उन पॉइंट्स पे हो गया रहेगा हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके तो इन्होंने दिया है द पीक वाज द रिजल्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वो हमें कब मिला, वो हमें मिला 44 से 68 वोल्ट के बीच में। और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली वो हमें मिली यहाँ से 50 डिग्री के लिए, और एंगल 50 डिग्री था और वोल्टेज यहाँ से 54 वोल्ट का था। ओके सो आप ऐसे वैल्यूज याद रख सकते हो कि एंगल 50 डिग्री का और वोल्टेज आपके 54 वोल्ट का, इसमें हमको मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को हमें यहाँ से मिला। एंड दिस प्रूव्स दैट कि अगर इलेक्ट्रॉन के पैटर्न में भी स्क्रीन पे अगर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, सो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब एक वेव है। एंड दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।